हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का संभव बैच में। आपका फैकल्टी जावेद हक। और आज का ये सत्र, ये सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने सीरीज संभव बैच के एनसीईआरटी सीरीज प्राचीन भारत, प्रोफेसर रामशरण शर्मा। आज के इस सेशन में हम लोग दो अध्याय एक साथ ले रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आर्यों का इतिहास है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दो अध्याय एक साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और वास्तव में देखिए, अगर हमें वर्तमान हिंदू धर्म और वर्तमान भारतीय समाज, विशेषकर अगर हमें हिंदू समाज और संस्कृति या साहित्य के विषय में अच्छी तरह से जानना है तो हमें इसकी आधारभूत संकल्पना को जानना ही होगा और जानना ही चाहिए, क्योंकि ये आर्यों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और दो चैप्टर हम एक साथ ले रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, दो चैप्टर हम एक साथ ले रहे हैं। आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक काल। हुआ कि नहीं हुआ आर्यों का आगमन, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा का विषय है। आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग, जिस युग में ऋग्वेद जैसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र पुस्तक की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक युग, राज्य और समाज के निर्माण की ओर। तो चलिए आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं। हेलो एस्पायरेंट्स, आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की इस जर्नी को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैचेस अवेलेबल करा रहा है। संकल्प बैच 2026 के लिए है और साथ ही 2026 के लिए ही टाइटन डेडिकेटेड बैच है, और सृजन बैच 2025 को ध्यान में रख करके प्रिपेयर किया जा रहा है। और साथ ही इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस मेंटोरशिप प्रोग्राम एक साथ अवेलेबल होता है। प्रहार बैच 2025 के लिए है, जबकि यूपीएससी ऑप्शनल पर फोकस करने के लिए 2025 के एग्जामिनेशन के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और साथ ही प्रारंभ बैच एकदम प्रारंभ से 2027 को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो आप अपने प्रिपरेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इन बैचेस में से कोई भी बैच या बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विधिवत चर्चा हो रही है विद्वानों के बीच, इतिहासकारों के बीच, कि आर्यजन क्या भारत के बाहर से आए थे? क्या मध्य एशिया के स्टेपीज, घास के मैदानों के मूल निवासी थे, या वो कभी बाहर से आए ही नहीं, या वो यहीं के निवासी थे? ये भी हो सकता हो कि यहां से वो बाहर की तरफ निकले हो, अन्य भागों में विश्व के निकले हो। तो ये एक अत्यधिक जटिल और चर्चा का विषय है, डिबेटेबल टॉपिक है, जिस पे लगातार विद्वज्जनों और इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और यहां तक कि बॉटनिस्ट या जेनेटिसिस्ट तक लोग लगे हुए हैं इसमें, और इस बात की खोजबीन, छानबीन की जा रही है। और अभी तक ये मामला पूर्ण रूप से सेटल नहीं हुआ है। लेकिन जो भी है, हम फिलहाल आर्यों के विषय में तो जान ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। और इस मुद्दे को अगर हम बहुत विस्तृत अध्ययन करें, जो कि एनसीईआरटी सीरीज में संभव नहीं है, तो कभी और हम इस पे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे कि आर्यजन भारत के मूल निवासी थे, या वो मध्य एशिया के स्टेपीज, घास के मैदानों के थे, कहीं और के निवासी थे वो भारत पर आक्रमण करते हैं या भारत में आते हैं। तो ये बड़ी ही गंभीर चर्चा का विषय है। तो हम इतनी गंभीर चर्चा एनसीईआरटी सीरीज में नहीं कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस एनसीईआरटी सीरीज पर प्रोफेसर रामशरण शर्मा के टेक्स्ट बुक पर अध्ययन करना है। इतने जटिल मुद्दे पर चर्चा करना नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की चर्चा तो की ही जा सकती है। तो देखिए, हम आर्यों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, और आर्यों का इतिहास हम लेते हैं मुख्य रूप से 3500 वर्ष पूर्व, और इसे अगर आप ईसवी पूर्व में लिखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, अगर मुख्य रूप से लें तो 2500 वर्ष पूर्व, या आप ले सकते हैं 600 या 500 ईसा पूर्व, ईसवी या ईसा पूर्व। तो लगभग 900 या 1000 वर्ष का एक कालखंड है,
भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का, जिसे हम वैदिक काल की संज्ञा देते हैं, वैदिक काल। और ये कालखंड किसके इतिहास से जुड़ा हुआ है? ये कालखंड आर्यों का इतिहास से जुड़ा हुआ है। और चूंकि 1000 वर्ष एक लंबा वर्ष होता है, तो हम इसको अपने अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं, बांट लेते हैं। एक हम यहां पर ले लेते हैं बीच में 3000 वर्ष, हमारे से 3000 वर्ष पूर्व या 1000 ईसा पूर्व, ये बीच में ले लेते हैं। और इसके ऊपर का कालखंड इधर, और फिर इसके नीचे, तो इसके नीचे का कालखंड ये उत्तर वैदिक और ये पूर्व वैदिक, इसके पूर्व वैदिक, या इसे हम ऋग वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। और दूसरा हाफ, सेकंड हाफ, हम इसे कह देते हैं उत्तर वैदिक काल। तो अपने अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ क्राइटेरिया को आधार बनाकर हमने वैदिक काल या आर्यों के इतिहास को 2 भागों में विभक्त कर लिया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। लेकिन विभक्त करने का कुछ तो आधार लिया गया होगा, और विभक्त करने का जो आधार लिया गया है कि इस काल में आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की थी, ऋग्वेद की रचना की थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में आर्यजन लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे। वे लोहे का मेटलर्जी या धातु कर्म करना नहीं जानते थे, और यदि वे हल्का फुल्का लोहे का प्रयोग करते भी थे तो प्रोफेसर R.S. शर्मा ने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक में एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी में बताया है कि यदि वे लोहे का प्रयोग से परिचित थे भी तो वो लो ग्रेड का आयरन, निम्न कोटि का लोहा इस्तेमाल करते रहे होंगे पर है ये। तो इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यजन लोहे का प्रयोग करना जानते थे, और अगर उन्होंने किया भी होगा तो वो निम्न किस्म का लो ग्रेड का आयरन रहा होगा। और दूसरा, ऋग्वेद की रचना की गई। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्यजनों ने 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व के 500 वर्षों में मंत्रों की रचना की। लगभग 10,500 के आसपास मंत्रों की रचना की, और उन सारे मंत्रों के संकलन को हम एक नाम देते हैं ऋग्वैदिक संहिता। ऋचाओं या मंत्रों का संग्रह, ऋग्वैदिक संहिता। तो इस कालखंड में बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद की रचना होती है, इस कारणवश इसे ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दे दी जाती है। जबकि इस काल में लोहे के प्रयोग से या तो अनभिज्ञ थे, या तो भिज्ञ थे भी या जानते थे भी, तो भी वो लो ग्रेड का आयरन रहा होगा। और बाकी जितना साहित्य है आर्यों का, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषदीय साहित्य, सब का सब ये उत्तर वैदिक काल में रचा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़ के जितना भी साहित्य है वो उत्तर वैदिक काल की रचना है। और ऋग्वैदिक काल में ये भारत भूमि के पश्चिमोत्तर भाग में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है। तो इनका क्षेत्र यहां पर है पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, और अपना भी पंजाब, सिंध, ठीक है, पंजाब, सिंध, इधर हरियाणा, दिल्ली व मेरठ की ओर, अधिक से अधिक मेरठ तक, ठीक है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र है। इस पे प्रश्न भी बनते हैं भौगोलिक क्षेत्र पर कि प्रारंभिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत है, और बाद के जो आर्य हैं
उनका उत्तर वैदिक काल के आर्य, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार गए। तो ये माइग्रेट किए हैं, ये आगे बढ़े हैं पश्चिमोत्तर भारत से पूर्वी भारत की और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की ओर आगे बढ़े हैं। तो जो दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल है ना, तो उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से इन्हें लोहे के धातु कर्म का ज्ञान था, यानी कि लौह अयस्क से कैसे धातु, लोहा धातु निकाला जाता है, इसका इन्हें विधिवत ज्ञान हो चुका था। परंतु कब? उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में इन्हें लोहे का ज्ञान हुआ था, और लोहे के धातु कर्म के ज्ञान के साथ साथ इन्होंने एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया था, जिसे नाम दिया गया है पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, PGW बोलते हैं इसको, पेंटेड ग्रेवेयर। तो ये जो चित्रित धूसर मृद भांड है ना, अभी हम लोग डायग्राम्स में देखेंगे, पिक्स में देख लेंगे इसको, चित्रित धूसर मृद भांड और लोहा, ये इस काल में, ऋग्वैदिक काल में नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल में भी 4 प्रकार के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन 4 तरीके के हैं। काले बर्तन, काले रंग के, लाल रंग के, काले और लाल, और काले थोड़े चमकदार। तो ब्लैक वेयर, रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ब्लैक स्लिप वेयर, 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं। लेकिन ये जो मिट्टी का बर्तन है ना, PGW, पेंटेड ग्रे कलर का पेंट किया हुआ, ये पहले वाले काल में, ऋग्वैदिक काल में नहीं है। तो उत्तर वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण बात है लोहे का प्रयोग, चित्रित धूसर मृद भांडों का प्रयोग के साथ साथ जो भौगोलिक क्षेत्र इनका बदला लोहे के प्रयोग से, जब ये जंगलों को काटते जलाते आगे बढ़े पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की तरफ आए, और इन्होंने नाम दिया कि ये किधर की तरफ आ रहे? आर्यावर्त की ओर, आर्यावर्त की ओर। और इधर जो इनका भौगोलिक क्षेत्र है ना, इसे नाम दिया इन्होंने कि हम लोग कहां पर हैं फिलहाल हम लोग हैं सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश। यद्यपि, और यह बात इन्होंने स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में मेंशन किया है कि 7 नदियों के प्रदेश में निवास कर रहे हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। यद्यपि कि ऋग्वेद में 7 से अधिक नदियों का इन्होंने वर्णन किया है ना, सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंधु, ये नाम तो नहीं मिलते हैं एग्जैक्टली ऐसे, लेकिन ऋग्वेद के नाम थोड़े से अलग हैं, नदियां वही हैं। सतलज को शतुद्री, व्यास को विपासा, रावी क्या ना परुष्णी, चिनाव असिकनी, झेलम वितस्ता, सिंधु इंडस या सिंधु। और इसके अलावा अफगानिस्तान की 2 नदियां, पूर्वी अफगानिस्तान की 2 नदियां, क्रूमू यानी कि कुर्रम और गोमल अर्थात गोमती। और अगर मेरठ की तरफ हैं तो जाहिर तौर पे ये गंगा जी और यमुना जी के विषय में भी जान रहे होंगे। तो 9 से ज्यादा नदियों से परिचित, और इसके अतिरिक्त एक और नदी से परिचित हैं जो हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती थी, अब विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी। और ये सरस्वती नदी को नदी तमा, नदियों की माता, नदियों में पवित्र नदीतमा कहते थे, और सिंधु को रिवर पार एक्सेलेंस, एक बेहतरीन नदी की संज्ञा दी गई है। तो कह तो रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे हैं, परंतु इनको 7 से अधिक नदियों का ज्ञान है, वो जान रहे हैं 7 से अधिक नदियां हैं। लेकिन मूल निवास स्थान है, मूल निवास क्षेत्र है इनका, जहां पे वो निवास कर रहे हैं इस काल में, वो कौन सा काल है? ये काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और वो इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और 7 से अधिक नदियों से परिचित है। परंतु ऋग्वेद में वो इस बात को बता रहे हैं कि वो 7 नदियों वाले प्रदेश में निवास कर रहे हैं फिलहाल इस क्षेत्र में। और फिर बीच में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग का भान होता है, ज्ञान होता है, और फिर लोहे की कुल्हाड़ियों से और ये जंगलों को काटते जलाते साफ करते आगे बढ़ रहे होते हैं। इस बात का पता हमें उत्तर वैदिक काल के एक साहित्य
शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है और उसमें एक कहानी दी हुई है विदत माधव की कथा। कि विदत माधव की कथा में बताया गया कि ये लोग जंगलों को काटते जलाते साफ करते चल रहे थे और अंत में बिहार के गंडक नदी पर जाके रुक जाते हैं, बिहार के गंडक नदी पर। तो इनका मूवमेंट, इनका जो माइग्रेशन हुआ है वो सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यावर्त की ओर हुआ है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन के क्राइटेरिया है और विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल की संज्ञा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। इन्हें इस पूरे काल में, यहां से यहां तक के काल में लेखन शैली का ज्ञान नहीं था। तो फिर आप बोलेंगे ऋग्वेद कहां से आए? दिमाग में। किताबें दिमाग में भी तो हो सकती है ना, मन में भी तो हो सकती है ना। तो यहां से यहां तक लेखन नहीं है, इसीलिए इनका संपूर्ण साहित्य 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600-500 ईस्वी पूर्व के बीच का संपूर्ण वैदिक साहित्य, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद साहित्य आते हैं, और वेदों में 4 ऋक, यजुष, साम और अथर्व, ये सब कुछ इन्होंने मन मस्तिष्क में रचा है। और बाद में यहां के आगे चल के जब लिपि, ब्राह्मी लिपि, लेखन शैली का विकास हुआ, तब ताड़ के पत्तों पर पूरा वैदिक साहित्य लिखा जाना प्रारंभ किया गया और गुप्त काल तक आते आते अंत में ये सब संकलित कर दिए गए, अंतिम रूप से संकलित कर दिए गए। तो इस पूरे कालखंड में लेखन शैली या लिपि का अभाव है, परंतु साहित्य है मन मस्तिष्क में, साहित्य है, साहित्य या किताब दिमाग में भी हो सकती है। और ये मंत्रों को, अपने संपूर्ण साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते थे, मौखिक जबानी तौर पे ट्रांसफर करते थे, हस्तांतरित करते थे। तो एक पीढ़ी से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें से संपूर्ण वैदिक साहित्य इंक्लूडिंग ऋग्वेदा, ये संपूर्ण वैदिक साहित्य ये चला है पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसीलिए कहते हैं श्रुति जन्य। श्रुति जन्य यानी कि नॉलेज बाय हियरिंग एंड ओरल ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो अध्ययन की सुविधा के लिए 2 कालखंड है आर्यों के इतिहास का, अर्थात वैदिक काल का। और रही बात आर्य की, तो ये आर्य लोग ये निवास कर रहे हैं प्रारंभ में सप्त सैंधव प्रदेश में, और उसके पहले कहां निवास कर रहे हैं, यह अत्यधिक जटिल एवं विवाद का विषय है। यद्यपि कि प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने स्पष्ट रूप से लिख दिया अपनी पुस्तक में कि आर्यजन मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी थे, और वहां से वो पश्चिमोत्तर भारत की ओर माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं। यह एक प्रभावी मत है, परंतु स्वीकार्य मत नहीं है। और वर्तमान में इस मत को जबरदस्त चुनौती मिल रही है कि आर्यजन मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के या कहीं और के मूल निवासी थे। और इतिहासकारों का एक दल, और उसमें साइंटिस्ट लोग भी लगे हुए हैं, पुरातत्वविद भी लगे हुए, जो ये सिद्ध करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती कि आर्यजन कभी कोई बाहर से आया ही नहीं हो। तो ये मामला अभी 100% सेटल्ड नहीं हुआ है, और इस पे लगातार अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। और हैदराबाद में एक संस्थान है डीएनए आरएनए वगैरह पे रिसर्च करने का, जेनेटिक मटेरियल्स पे, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी हैदराबाद, जहां पे वैज्ञानिकों का एक दल गठित किया गया है जो इस बात पर शोध कर रहे हैं कि आर्यजन तो कभी भारत के बाहर से आए ही नहीं, वो तो यहीं थे। परंतु आज से 25-26 साल पहले जब आर.एस. शर्मा ने इस पुस्तक का लेखन किया था, तो उस वक्त यह स्वीकार्य मत हो चुका था कि आर्यजन भारत के बाहर के मूल निवासी थे, और भारत के बाहर से मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदान से होते हुए वो ईरान, इराक, सीरिया से होते हुए भारत की ओर आए थे। अब इसे चुनौती दी जा रही है। तो ये स्वीकार मत कर लीजिएगा
के मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी थे। क्योंकि थोड़ी पुरानी टेक्स्ट बुक है और ऐसा तो नहीं है कि इतिहास एकदम डेड सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ इसमें शोध वगैरह होते रहते हैं, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, आर्कियोलॉजी है, उत्खनन है, तमाम नए नए सबूत आते रहते हैं। तो नए सबूतों और बयानों के मद्देनजर इस बात पर फैसला अंतिम रूप से किया जाएगा कि आर्यजन कहां के थे। और ये जटिल है, चूंकि हमारा सीरीज अभी एनसीईआरटी पे फोकस है, तो हम इसके रिसर्च वाले पार्ट पे नहीं फोकस कर पाएंगे, वरना एक लेक्चर तो सिर्फ प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स के रिसर्च को एक्सप्लेन करने में निकल जाएगा कि आर्यजन तो भारत के बाहर से आए थे। यहां पर जो R1A जीन है भारतीयों में, कई भारतीयों में, वो जीन R1A जीन जो Y क्रोमोसोम पे है, वो भारत में बाहर से आया है। और इस जेनेटिक रिसर्च को प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स ऑफ हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, इनके शोध को भारतीय वैज्ञानिक लगातार चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो ये एक रिसर्च का मुद्दा है, तो हम इसको जाने देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल देखिए, ऋग्वैदिक काल में एक बात स्पष्ट है, आए हो चाहे ना आए हो, लेकिन एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि चूंकि ये प्रारंभिक आर्यजन जो है ना, ये पशु पालते थे, पशु पालते थे, कबीलाओं में रहते थे, कबीला जनजातीय थे, कबीलों में रहते थे, पशु पालते थे। और चूंकि पशु पालते थे, बड़ी संख्या में गाय और घोड़े पालते थे। गायों को पालना इनके लिए आजीविका का साधन था और घोड़े से ये रथ खींचते थे। तो गाय और घोड़े, बड़ी संख्या में अन्य पशु भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है, अन्य पशुओं का भी तो पालन हो ही रहा था ना। लेकिन बड़ी संख्या में पशु होने के कारण इन्हें लगातार घास के मैदानों की खोज करनी पड़ती थी। तो घास के मैदानों की तलाश में ये एक स्थान पर लंबे समय तक टिक करके नहीं रहेंगे, ये प्रवास करेंगे, फिर नए घास के मैदानों के तलाश में, खोज में डेरा तंबू उखाड़ के अपने सारे जानवरों लिए नए घास के मैदान की तरफ चले जाएंगे। तो ये प्रवासी लोग हैं, प्रवास कर रहे थे। स्थायी जीवन ऋग्वैदिक काल में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य के ऋग्वैदिक काल में ये स्थायित्व तो नहीं था इनके जीवन में। ये लगातार घूम रहे थे, मतलब शौक से नहीं घूम रहे थे, घास के मैदानों की तलाश में अपने जंतुओं को, जानवरों को चारा खिलाने के लिए प्रवास करते रहते थे लगातार। आजीविका इस कारणवश पूरी तरह से गायों पर निर्भर है और घोड़ों का प्रयोग रथ खींचने के लिए किया जा रहा है। तो ये पास्टोरल नोमैड्स हैं, पास्टोरल नोमैड्स। और इन्होंने अपनी पुस्तक ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से आर्यों के 30 कबीलों का वर्णन दिया है। तो ये खुद ही बता रहे हैं कि ये कबीला के लोग हैं, कबीलाई लोग हैं, जनजातीय लोग हैं। और रही बात कि ये प्रारंभिक आर्यजन ये आ कहां से रहे हैं, तो ये मैंने आपको बोला कि ये अति विवादित विषय है, ठीक है ना। और इस पे हमें अभी फिलहाल चर्चा करने से बचना है। और एनसीईआरटी में प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने कुछ एविडेंस दिए हैं, एविडेंस की बात की है कि कुछ एविडेंस है हित्ताइत, किस्साइट, मित्तनी जगहों से प्राप्त हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं कि ये आर्यजन इराक, ईरान और सीरिया से होते हुए पश्चिमोत्तर भारत की ओर आ रहे हैं। और एक इन्होंने और उदाहरण दिया है, एक साक्ष्य दिया है, बोगज कोई, एक जगह का नाम है बोगज कोई। तो बोगज कोई से एक शिलालेख मिला है, एक लेख मिला है और वो ईरान और सीरिया के बॉर्डर का है। और उसमें एक आर्य राजा का वर्णन है, ईरानी आर्य राजा का वर्णन है, जो एक संधि करता है और संधि के गवाह के रूप में वो 4 देवताओं का नाम बताता है, इंदारा, मित्राज, वरुणास और नसातियास। ईरानी आर्य कबीले का एक राजा है जो 4 देवताओं का आह्वान करता है कि मैं कसम खा रहा हूं कि जो संधि कर रहा हूं, संधि की शर्तों का पालन करूंगा, मैं देवताओं को साक्षी मान करके ये कह रहा हूं। तो इंदारा, मित्रा, वरुणास, नसातियास, ये तो नाम सुना सुना लग रहा है ना, ये तो भारतीय आर्यों का के भी देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो बोगज कोई अभिलेख और हित्ताइट, किस्साइट और मित्तनी जगहों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि आर्यजन
मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों से होते हुए ईरान की तरफ निकले, फिर कुछ आर्य ईरान में सेटल कर गए, फिर कुछ आर्य ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा से इधर की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस मत को तगड़ी चुनौती मिल रही है, यह मैंने आपको बताया, और इस पे लगातार शोध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और जहां वैज्ञानिकों के दल का गठन हुआ है हैदराबाद में, सीसीएमबी हैदराबाद में, तो निष्कर्ष की प्रतीक्षा करिए, घबराइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, तो प्रारंभिक आर्यजन, अब हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि कहां से आए कहां से गए। प्रारंभिक आर्यजन एनसीईआरटी में फोकस करते हैं, कबीलाई और यायावर थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते थे और एक स्थिर जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। तो स्थिर जीवन कैसे जिएंगे, प्रवासी हैं और घास के मैदानों की तलाश करना है। तो यह कारण है कि हमें अब के, जब आदमी एक जगह पे रहेगा ना, तब तो वो एक जगह पे अगर लंबे साल तक, कई सौ साल तक रहेगा, 50 साल तक रहेगा, 10 साल, 20 साल, 50, 100 साल, तब तो कुछ सामान छूटेगा। ये तो सामान उमान लेके चल दे रहे हैं, डेरा तंबू उखाड़ के, तो सामान मिलेगा कैसे? सामान ही नहीं मिल पाएगा, तो इसका छूटेगा ही नहीं। इसका मतलब है अगर आप ऋग्वैदिक काल के आर्यों के विषय में उत्खनन करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं मिलेगा, उत्खनन से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रारंभिक आर्यों के विषय में हम जो कुछ भी जान पाए हैं उसका एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद, जो मंत्रों का संग्रह है। तो ये ऋग्वेद में इन्होंने जितना भी बताया है अपने बारे में, हम वहीं से इनके बारे में जान पाते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के लिए हमारे पास उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां नहीं हैं। तो उत्खनन या पुरातत्व ऋग्वैदिक काल का सपोर्ट नहीं करता है, मतलब पुरातत्व से हमें ऋग्वैदिक काल को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो वॉट एवर वी नो अबाउट द अर्ली आर्यंस, वी नो ओनली फ्रॉम ऋग्वेदा। सो वी हैव ओनली वन सोर्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ अर्ली आर्यंस। प्रारंभिक आर्यजनों के विषय में जानने का हमारे पास एकमात्र स्रोत है, वह है ऋग्वेद, क्योंकि उत्खनन से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर देखिए उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में ना लोहे का प्रयोग होने लगा, और जब लोहे का प्रयोग हुआ तो इनके जीवन में स्थायित्व आया। अब ये खेती बाड़ी करने लगे, बड़े पैमाने पे धीरे धीरे करके खेती बाड़ी होने लगी। तो जब कृषि कर्म बढ़ेगा, लोहे के औजारों के प्रयोग से जब कृषि कर्म बढ़ेगा, तो कृषि कर्म बढ़ेगा तो धान, गेहूं, अन्य फसलों की खेती होने लगेगी। तो अब ये रुकेंगे, स्थायित्व आएगा, और ये फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की तरफ इनके जीवन में स्थायित्व आएगा और सेटल लाइफ जिएंगे। तो जैसे ही लाइफ सेटल होगा तो सामान का प्रयोग करेंगे, सामान छोड़ेंगे, उत्खनन में हमें सामान प्राप्त होंगे। तो उत्तर वैदिक कालीन स्थलों के उत्खनन से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, विशेषकर लोहे के कृषिगत उपकरणों और औजारों का प्रयोग के अतिरिक्त खास किस्म का मिट्टी का बर्तन, जो धूसर रंग से रंगा गया है, अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड। तो लोहे के उपकरण और चित्रित धूसर मृदभांड ये ऋग्वैदिक काल में नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल में है, और ये वस्तुएं हमें उत्तर वैदिक कालीन स्थलों के उत्खनन से प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में हमारे पास साहित्य भी तो है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषदिक साहित्य। ये बड़ी संख्या में हमारे पास यहां पर मटेरियल अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो हम उत्तर वैदिक काल के आर्यों के इतिहास को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए हमारी पूर्ण रूप से निर्भरता ऋग्वेद पर बनी रहती है। और यहां पे हमारे पास उत्तर वैदिक काल के लिए साहित्य भी है और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन साहित्य और उत्तर वैदिक कालीन स्थलों का उत्खनन भी किया गया है। देखिए, तो ये एक उत्खनित स्थल है, उत्तर वैदिक कालीन स्थल, जहां से हमें चित्रित धूसर मृदभांड और लोहे के औजारों, कृषिगत उपकरणों का प्रयोग के साक्ष्य स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं। तो अतरंजी खेड़ा, नोह, सनौली, ये सब वेस्टर्न यूपी में, अतरंजी खेड़ा,
नूह, सनौली या फिर हस्तिनापुर वगैरह, हस्तिनापुर मेरठ में, हस्तिनापुर वगैरह, यहां से इन टीलों का, ये सब टीले थे, टीलों का उत्खनन किया गया और हमें स्पष्ट रूप से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये देखिए यहां पे हमने लिखा है अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, नूह और सनौली उत्तर वैदिक कालीन स्थलों पर खुदाई से लोहे की वस्तुएं मिल रही हैं। लोहे की वस्तुओं की प्राप्ति और एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड या मिट्टी के बर्तन जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है और इस कारण से बाद में वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को लौह चित्रित धूसर मृदभांड काल या आयरन PGW पेंटेड ग्रेवेयर फेज भी कहा गया है। ठीक है? और ये उत्खनित स्थल है। अब आते हैं देखिए ऋग्वैदिक कालीन आर्य, जो प्रारंभिक आर्य हैं, उनका भौगोलिक क्षेत्र किधर है? अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने इस पे चर्चा की कि प्रारंभिक आर्यजन जो निवास कर रहे हैं वो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, और इसे वो नाम दे रहे हैं सप्त सैंधो प्रदेश। तो सिंधु, सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सरस्वती, और अफगानिस्तान की 2 नदियां क्रूमू और गोमल, और गंगा और यमुना इधर तक तो हैं। ये तो गंगा यमुना से निश्चित तौर पे परिचित रहे होंगे। तो ये इस क्षेत्र को सप्त सैंधो प्रदेश की संज्ञा दे रहे हैं, और सप्त सैंधो प्रदेश से इनका मूवमेंट जो हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, प्रवास हुआ है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की तरफ हुआ है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया है? आर्यावर्त नाम दिया है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक आर्यजन सिंधु नदी तंत्र में है, सिंधु नदी तंत्र और सरस्वती नदी तंत्र, और उत्तर वैदिक कालीन आर्यजन वो गंगा नदी तंत्र में है, गंगा रिवर सिस्टम। तो प्रारंभ में ये इंडस रिवर सिस्टम और एक और नदी सरस्वती, और उत्तर वैदिक काल में ये गंगा रिवर सिस्टम में प्रवास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। यहां पर ये यायावर हैं, कबीलाई है, घुमक्कड़ी है, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। इधर की तरफ जब आ रहे हैं तो लोहे का प्रयोग होने लग रहा है, उपजाऊ जमीन है, बारिश की मात्रा अधिक है। यूपी बिहार में झमाझम बारिश होती है, तो उपजाऊ जमीन, वर्षा की अधिक मात्रा, लोहे के उपकरणों का बढ़ता हुआ प्रयोग, और इससे कृषि कर्म में बढ़ोतरी होगी। तो यहां पर जीवन में स्थायित्व, आर्यावर्त वाले क्षेत्र में जीवन में स्थायित्व आएगा। इधर वाले क्षेत्र में अभी जीवन में स्थायित्व नहीं है, क्योंकि कबीलाई, यायावर और घुमक्कड़ी हैं, पशुपालक हैं। यहां पर पशुपालन भी है, लेकिन मूल व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय कृषि हो जाता है, और पशुपालन द्वितीय व्यवसाय हो जाता है। तो निवास का भौगोलिक क्षेत्र, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने, प्रोफेसर आर एस शर्मा ने एक थ्योरी दिया जिसको कि चुनौती दी जा चुकी है, कि प्रमुख दृष्टिकोण यह है कि प्रारंभिक आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। वे देहाती, खानाबदोश, यहां पे मतलब पशुपालन से है, और आदिवासी थे जो एक भाषा बोलते थे, भाषा इंडो यूरोपीय, भारोपीय भाषा, इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे। तो एक मत यह है, जर्मनी के एक प्रोफेसर थे मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने एक किताब लिखी थी द आर्यंस, और उस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि ये जो आर्य लोग थे ना, ये मध्य एशिया के इधर वाले पार्ट के मूल निवासी थे, और वहां पे वो एक विशेष भाषा बोलते थे जिसे उन्होंने बोला ये भारोपीय भाषा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। अर्थात यूरोप की अधिकांश भाषाएं और इधर अपने नॉर्थ इंडिया की अधिकांश भाषाओं की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, आर्यों, जहां पे वो रहते थे, मध्य एशिया का स्टेपीज घास का मैदान, और वहां पे वो भाषा बोलते थे। उसी से उत्तर भारत की सारी भाषाएं निकली हैं, दक्षिण भारत की भाषाओं को छोड़ के, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को छोड़ करके उत्तर भारत की भाषाएं, और उधर यूरोप की कुछ एक दो चार भाषाओं को छोड़ करके ज्यादातर भाषाएं वो भारोपीय भाषा से निकली है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से निकली है, जो प्रारंभिक आर्यजन बोला करते थे जब वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे, स्टेपीज घास के मैदानों के। और फिर वो वहां से
आगे निकलते हैं, प्रवास करते हैं, तो उनकी एक शाखा किधर एंट्री लेती है? उनकी एक शाखा एंट्री लेती है ईरान की तरफ, इराक और सीरिया की तरफ। वहां पे कुछ ईरानी आर्य सेटल कर जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं, जो आगे चल के भारतीय आर्य बनते हैं, कहलाते हैं। ये चैलेंज किया जा रहा है, बहुत तगड़े तरीके से इसको चैलेंज किया जा रहा है, तो ये स्वीकार्य मत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी में प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि हित्ताइट, किस्साइट और मित्तनी से साक्ष्य मिल रहे हैं कि ईरान से, ये मध्य एशिया से ईरान, इराक, सीरिया से भारत की तरफ आ रहे हैं। और बोगज कोई अभिलेख, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोगज कोई अभिलेख में जो एक ईरानी आर्य राजा है कबीले का, वो एक संधि करता है और संधि की शर्तों का पालन करने के लिए कसम खाता है अपने देवताओं के नाम पर, और वो देवता वही हैं जो इंडो आर्य पूज रहे हैं। तो इंडो आर्य के देवता लोग और ईरानियन आर्यों के देवता एक ही हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं एक ही जगह से निकले हैं, ईरानी आर्य और भारतीय आर्य। जबकि मैं फिर से कह रहा हूं, अत्यधिक जटिल और चर्चा का विषय है, इतना आसान नहीं है आर्यों का माइग्रेशन थ्योरी को अभी एक्सप्लेन कर पाना। और सप्त सैंधो बता रहे हैं, तो देखिए जो प्रारंभिक आर्यजन है, मैप पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रारंभिक आर्यजन है वो ये सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु और ये सहायक नदियां, ये इंडस रिवर सिस्टम, और ये जो दूसरी नदी है ना, ये हरियाणा और राजस्थान से होके बह रही है उस समय सरस्वती। तो सिंधु नदी तंत्र और सरस्वती नदी तंत्र के आसपास ही ये लोग 30 कबीलों में, 30 ट्राइब्स से 30 कबीलों में निवास कर रहे हैं और घास के मैदानों की खोज में लगातार माइग्रेट कर रहे हैं। जब उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में इन्हें लोहे का ज्ञान हुआ, लोहे के धातु कर्म का, तो फिर ये इस एरिया से आगे की तरफ माइग्रेट करेंगे, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो सप्त सैंधो प्रदेश में ये प्रारंभ में निवास कर रहे हैं, इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। और नाम भी हमें ऋग्वेद से मिल जा रहे हैं नदियों के, सिंधु, शातुद्री, विपासा, परुष्णी, असिकनी, वितस्ता, क्रुमु, गोमल, ये नाम हमें मिल रहे हैं। तो सिंधु आज भी है, शतुद्री सतलज हो गई, विपासा व्यास हो गई है, परुष्णी रावी हो गई है, असिकनी चिनाव, वितस्ता झेलम, क्रूमु कुर्रम, गोमल गोमती। गोमती लखनऊ वाली गोमती नहीं, पूर्वी अफगानिस्तान की। और अगर हम इनके मटेरियल लाइफ या भौतिक जीवन की बात करें तो स्पष्ट रूप से प्रारंभिक आर्यजन पशुचारी लोग हैं और यायावर हैं, घूमते रह रहे हैं। और ऋग्वेद में आर्यों के कुल कितने कबीलों का उल्लेख है? 33 कबीलों का उल्लेख है, जिनमें से 5 कबीले एक साथ प्रभावशाली कबीले हैं और उन्हें पंचजन्य या पंचकृष्ट कहकर एक साथ रखा गया है। अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु, तुर्वस, ये कबीलों के नाम है, आर्यों के, प्रारंभिक आर्यों के जनजाति कबीलों के नाम है, अनु, द्रुह, यदु, पुरु, तुर्वस। ठीक है, आजीविका के लिए पशुपालन है, मुख्य साधन है। ये गाय पालते थे और रथ को खींचने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल प्रयोग करते थे। यद्यपि कि ध्यान रखिएगा, ये कुशल घुड़सवार नहीं थे, बस घोड़ों का इस्तेमाल मूल रूप से रथों को खींचने के लिए किया करते थे। और पशुपालन इनका प्राथमिक व्यवसाय था, क्योंकि माइग्रेटरी लोग हैं ना, प्रवास कर रहे हैं, तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होगा। और चूंकि एक जगह पे लंबे समय तक टिककर स्थायी जीवन नहीं जी रहे हैं, तो इनका कृषि द्वितीयक व्यवसाय। और गौ या गाय इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेशकीमती है। और यही वजह है, देखिए, चूंकि आर्यजन, गायों की महत्ता बहुत ज्यादा है इनके जीवन में, तो इसीलिए जो सनातन संस्कृति है, जो आर्यों से संबंधित सनातन संस्कृति है, तो सनातन संस्कृति में गायों का महत्व अत्यधिक माना गया है। और गौ माता की महिमा को बोला गया है कि ये तो अति उत्तम पशु है, जो जीवनदायिनी है, जीवन देती, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही गायों पर निर्भर कर रहा है ना। और खेती के नाम पे तो कुछ खास खेती हो ही नहीं रही है, खेती के नाम पे ये जो उगा पा रहे हैं वो यव है, और यव यानी कि जौ, तो यव बिगड़ के हो गया जौ। और दूध है, दुग्ध है, एक्चुअली दूध नहीं है, दुग्ध है। और घी है, घी नहीं है, घृत है। दही है, दही नहीं है, दधी है। तो दधी, घृत, ठीक है,
और यव यानी कि जौ। तो दूध, मिट्टी के बर्तन में दूध उबाला, 2 मुट्ठी जौ डाल दिया, बड़ी देर तक खोल खोल के क्या बन गया? क्षीर यानी कि खीर। क्षीर पकौधन, खीर पकाया है, हे आर्य श्रेष्ठ क्षीर पकौधन खा लीजिए। ठीक है। और देखिए गाय की महत्ता कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज्यादा है गाय की महत्ता। समय का मापन गाय के नाम पर। जो शब्द है ना ऋग्वेद में गाय के लिए, गाय से संबंधित भरे पड़े हुए हैं। समय को मापना समगवा, गोधूली, तो समगवा सुबह सुबह गाय गई, गोधूली शाम को वापस लौट रही हैं, तो गोधूली। गव्यूति गायों के जाने से, गोचर्मा एरिया का मापना, तो जैसे हम मीटर किलोमीटर में मापते हैं ना, ये मेजरमेंट कर रहे हैं, ये गोचर्म। तो गव्यूति और गोचर्म। गव्यूति जैसे मैं चला 1 कदम तो 1 फीट हुआ, गाय 1 कदम चली तो 1 गव्यूति हो गया। तो यहां से वहां तक मैं 20 फीट गया तो गाय गई 20 गव्यूति। तो गव्यूति और गोचर्म समय का मापन। तो समय का मापन और ये क्षेत्र का मापन है, यहां समय नहीं, ये क्षेत्र का मापन है। और ऋग्वैदिक कबीले का जो राजा होता था ना, राजन, कबीले का मुखिया या राजन होता था, उसे क्या कहते थे? उसे गायों का रखवाला कहा जाता था। गोप्ता जनस्य, गौ उसे गोप्ता जनस्य या जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देख रहे हैं ना, गायों की महत्ता अत्यधिक है इनके जीवन में, और इसीलिए सनातन परंपरा में भी है। तो जैसे गोमत है, एक और शब्द है गोमत। तो जो आर्यों के कबीले में थोड़े संभ्रांत लोग होते थे, तो अमीर लोग या संभ्रांत लोग होते थे, उन्हें गोमत कहा जाता था। गेहूं के लिए शब्द आया है गोधूम, युद्ध के लिए शब्द आया है गविष्ठी। ये गायों की तलाश में निकल रहे हैं, कहीं कोई पकड़ तो नहीं ले गया, और अगर दूसरे कबीले वाले पकड़ ले गए तो अब वहीं मारा गिरा के युद्ध हो जाएगा। तो दुहित, युद्ध, गविष्ठी। पुत्री को कह रहे हैं दुहित्री, मिल्चिंग ऑफ काउज, जो गाय दूह रही है, तो गाय दूहने वाली दुहित्री अर्थात पुत्री। और गोघन, अतिथि को गोघन कहा जा रहा है। समय का मापन गोधूली वगैरह। तो गायों को लेकर के कई सारे, गायों से संबंधित कई सारे शब्द ऋग्वेद में भरे पड़े हैं, जो स्पष्ट रूप से सनातन संस्कृति में गायों की महत्ता को दर्शाता है। ठीक है। तो चूंकि जीवन स्थायी नहीं है, इसलिए ये एक प्रकार की फसल उगा पा रहे हैं, यव या जौ, क्योंकि जौ ही एक ऐसी फसल है जो बहुत तेजी से और बहुत कम समय में बड़ी हो जाती है। और 2.5-3 महीने में जौ की फसल काटिए और आगे कहीं घास के नए मैदानों की खोज में निकल जाइए। तो ऋग्वेद में कृषि के कुछ शब्द आ रहे हैं, जैसे वप, बुआई, बीज लगाना, बुआई के लिए वप, खेती करने के लिए कृष, फाल, लांगल और सीर। ये जैसे हल वगैरह हो, हल का हत्था हो, हल, मिट्टी में जो हल का अगला भाग लगता है, फाल, मिट्टी चीरने के लिए, तो ये सब बता रहे हैं। अब या तो देखिए वे लोहे का प्रयोग से परिचित नहीं थे, या अगर वो लोहे का प्रयोग करते भी थे, जिसके कि साक्ष्य ऋग्वैदिक काल में नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वो लोहे का प्रयोग करते भी थे तो वो लो ग्रेड का लोहा था जिसका साक्ष्य नहीं है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपकरणों के स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिल रहे हैं। और ऋग्वैदिक काल में ये 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। लाल बर्तन, ठीक है ना, काला बर्तन, काला एवं चमकदार मृदभांड, और काला एवं लाल मृदभांड। और इस ऋग्वैदिक काल में एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन इनके पास नहीं था, जो इन्होंने उत्तर वैदिक काल में प्रयोग किया था। वो क्या? PGW, पेंटेड ग्रेवेयर या चित्र धूसर मृदभांड, ठीक है ना। तो या तो इन्हें लोहे के उपयोग के बारे में पता नहीं है ऋग्वैदिक काल में, या निम्न श्रेणी का कहीं से लोहा हुआ इस्तेमाल किया, लेकिन वो साक्ष्य में नहीं प्राप्त हो रहा है। और अगर आप इनके समाज के विषय में बात करेंगे तो आर्यों का समाज है, आर्य समाज, आर्यों का समाज, और आर्य हैं, और समाज के बाहर में दूसरे लोग जो आर्य नहीं हैं उन्हें अनआर्य कहा गया है, अनआर्य कहा गया है। तो आर्य वर्सेस अनार्य, और अनार्यों के लिए ऋग्वेद में शब्द मिल रहे हैं दास और दस्यु, दास और दस्यु कहा गया है। और वो आर्य राजा जो अनार्यों को हरा दे, जो अनार्यों को परेशान करके रख दे, उसे त्रस्त करके रख दे, उसे कहा जाएगा, आर्यों के उस राजा को जो अनार्यों को त्रस्त करके रख देगा वो कहलाएगा त्रसदस्यु। ये रहा त्रसदस्यु,
दस्यु कहा जाएगा। और ये लोग ऋग्वेद में बताया गया है कि जो लोग आर्य नहीं हैं वो अलग परंपराओं पे हैं, जैसे वो यज्ञ नहीं करते हैं, अनार्य लोग यज्ञ नहीं करते हैं। अक्रतु हु डू नॉट परफॉर्म वैदिक सैक्रिफाइसेस, अक्रतु यज्ञ ना करने वाले। अनस जिनकी नाक चपटी है, बिना चेहरे बिना मुंह वाले। ऐसे कैसे हो सकता है बिना चेहरे बिना मुंह वाले? मतलब कहने का ये कि जिनके फेशियल फीचर्स बड़े शार्प नहीं है, तीखी नाक नहीं है, बड़े बड़े आंख नहीं है, शार्प फेशियल फीचर्स नहीं है, वो लोग नॉन आर्यन से अनार्य हैं, ठीक है ना। जिनकी त्वचा डार्क है, काला नहीं बोला मैंने, डार्क बोला है, डार्क है, ठीक है। आक्रतु जो यज्ञ नहीं करते हैं। अनस जिनके फीचर्स आर्यों के जैसे नहीं है। मृदवाच जो ऐसी पता नहीं क्या भाषा बोलते हैं जो आर्यों के पल्ले नहीं पड़ रही, जो आर्यों के समझ में नहीं आ रही है। अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज अनइंटेलिजिबल टू द आर्यंस, अर्ली आर्यंस। और शिष्णदेव जो कि लिंग पूजक है। तो यह बताया गया है कि अनार्य जन लिंग पूजक हैं, अस्पष्ट भाषा बोलते हैं जो आर्यों की भाषा नहीं है, और उनके फेशियल फीचर्स आर्यों के जैसे नहीं है, और अनार्य लोग यज्ञ वगैरह भी नहीं करते हैं। दास और दस्यु, और जो त्रस्त करके रख दे दस्युओं को, अनार्यों को, वो आर्य राजा त्रस्त दस्यु कहलाए, ठीक है। और इनका अगर आर्यों का समाज देखेंगे आप, तो आर्यों के समाज में अभी 3 वर्ण है। वर्ण 3 ही वर्ण है। शुरू में 3 वर्ण है, बाद में 4 हो जाएंगे। 3 वर्ण। तो पहला वर्ण जो है वो पुरोहितों का है, जो मंत्र रचते थे, मंत्रों का जाप करते थे और यज्ञ करते थे। और यज्ञ के ही समय मूल रूप से मंत्रों का जाप किया जाता था। तो मंत्रों का जाप करते थे देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। तो अग्नि कुंड बनाया, अग्नि वेदी बनाया, अग्नि कुंड बनाया, उसमें लकड़ी लगाया, आग लगा दी, अग्नि देवता प्रकट हो गए। और अब जिस भी देवता का उनको आह्वान करना है या उस देवता की उनको प्रशंसा करना है, उसके लिए मंत्र पढ़े जाएंगे। अभी मान लीजिए सूर्य भगवान के लिए सवित्र बोलते ऋग्वेद में, सवित्र। तो सवित्र के लिए मंत्र पढ़ना है, तो मंत्र बोला ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, तो 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है ऋषि विश्वामित्र के फैमिली वाला, उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या फिर आप देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में रुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, जिन्हें हम शिव जी के नाम से जानते हैं, बाद में चल करके रुद्र बोला गया ऋग्वेद में। तो रुद्र के लिए उनके प्रशंसा और उनके आह्वान के लिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 10 में से 7वें मंडल में एक मंत्र दिया हुआ है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ऐसे मंत्र रच रहे हैं और मंत्र पढ़ते यज्ञ करते थे। तो मंत्र रचने और पढ़ने यज्ञ करने का कार्य ब्रह्म का है, यानी कि पुरोहित का है। युद्ध लड़ना, गायों की रखवाली करना, यज्ञ करने वालों की रखवाली करना, वो क्षत्र का है, क्षत्र। और जो पशुपालन कर रहे हैं, मुख्य रूप से थोड़ा बहुत जौ या यव की खेती कर रहे हैं, वो है विश्व। तो ऋग्वैदिक काल में आज के समाज में मात्र 3 वर्ण के लोग हैं, ब्रह्म, क्षत्र, विश्व। और अनार्य लोग तो अलग हैं, दास और दस्यु, आक्रतु, अनस, मृदवाच, वो अलग लोग हैं। तो पुरोहित वर्ग अनुष्ठान और बलिदान कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ब्रह्म, ठीक है। गायों की रक्षा, कबीलों की रक्षा के लिए लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, क्षत्र। और पशुपालन और फसल उगाने वाले विष हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात ये समझिएगा और याद रखिएगा इस बात को कि ये पूरा सिस्टम, जो ये विभाजन है, यह जन्म आधारित विभाजन नहीं है, ये कर्म आधारित विभाजन है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए अभी आप पुरोहित हैं और पुरोहित का काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं, आपको युद्ध करना चाहिए, आप में योद्धा की प्रवृत्ति है, योद्धा की शक्ति है, तो आप जब युद्ध करने के लिए चले जाएंगे तो आपका वर्ण बदल जाएगा। फिर आप क्या कहलाएंगे? क्षत्र कहलाएंगे, क्षत्र। और अगर मान लीजिए कोई पशुपालक है
विष है और उसका मन कर रहा है कि पूजा पाठ और मंत्र पढ़ें, यज्ञ करें, तो वो विष में से निकल के जब पूजा पाठ मंत्र करने लगेगा, यज्ञ करने लगेगा, तो वो ये कहलाएगा, ब्रह्म कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया ना कि वर्ण परिवर्तन कर पाना संभव था ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित ही नहीं थी, कर्म पर आधारित थी। जन्म पर आधारित ना होकर के कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कहा गया। वर्ण का अर्थ रंग होता है, कलर, लेकिन ये त्वचा के रंग पर विभेद नहीं है, कर्म पर विभेद है। और ये ऊंच नीच का भी भाव नहीं है, कर्म से है ये, ठीक है। तो वर्ण का परिवर्तन, आदान प्रदान का अर्थ यहां पर है वर्ण का परिवर्तन हो पाना संभव था, ठीक है। तो ब्रह्म, क्षत और विष। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वैदिक समाज, प्रारंभिक आर्यों का समाज, सामाजिक बुराइयों से पूर्णतया मुक्त था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गोल्डन एज था, लेकिन ये अच्छा समाज था, बुराइयों से मुक्त था, ठीक है। समाज लेकिन पितृ सत्तात्मक था, जहां पिता की भूमिका परिवार पर सर्वोपरि है और परिवार पर पिता अपना पूर्ण नियंत्रण रखता था। और इतना पूर्ण नियंत्रण कि हमें ऋग्वेद से एक बात पता चलती है कि एक पिता है अजिगर्त और उसका पुत्र है सुनाशेप। और अजिगर्त अपने बेटे सुनाशेप को, जो शायद बढ़िया नहीं रहा होगा, तो उसको 100 गाय के बदले में बेच दिया कि भाई इसको ले जाओ यार, ये प्रीलिम्स मेंस क्लियर नहीं कर पाएगा, इंटरव्यू इससे होगा नहीं, यूपीएससी की तैयारी, इसको ले जाओ, ठीक है ना, इसको ले जाओ और मेरे को 100 गाय, मेरे को इसके बदले में 100 गाय दे दो। ये सिलेक्शन ले लीजिए। पढ़ता उड़ता तो है नहीं, बस खाली इधर उधर टाइम पास करता है। इतना बढ़िया फैसिलिटी मिलता है, इतने सारे अच्छे अच्छे बैचेस हैं, पीडब्ल्यू ओनली आई इसमें संभव बैच, और वो भी इतना बढ़िया सब कुछ, उसके बाद भी ये नहीं पढ़ रहा है, तब तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा करो भैया, अजिगर्त बोल रहा है सुनाशेप के, इसको ले जाओ और 100 गाय दे दो, हम ज्यादा ठीक है, कम से कम 100 गाय आ जाएंगी, इसके बदले में ये तो कुछ काम धाम ही नहीं करना और सिलेक्शन इसका होना नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। तो समाज पितृ सत्तात्मक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज इसलिए पितृ सत्तात्मक है क्योंकि युद्ध बहुत हो रहे हैं और लगातार युद्ध होते रहेंगे ना, तो युद्ध प्रिय समाज में जो युद्ध करेगा वो पुरुष है, तो पुरुष लोग युद्ध कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका वर्चस्व तो हो ही जाएगा। तो समाज पितृ सत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृ स्थानीयता पर आधारित होगा। पितृ सत्तात्मक, परिवार पर पिता का पूरा नियंत्रण, पितृवंशीय मतलब वंश पिता से बेटे पे चल रहा है, पुत्री पे नहीं जा रहा है, और पितृ स्थानीयता अर्थात विवाह के पश्चात पुत्री, जब लड़की का विवाह होगा तो वो वर के साथ, वधू जो होगी वो वर के साथ चली जाएगी उसके घर में, पितृ स्थानीयता। और पिता अपने पुत्री का कन्या दान कर देगा और वो मंत्र में कहेगा कि मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं परंतु वहां से नहीं। यहां का मतलब मायका और वहां का मतलब ससुराल से। ससुराल से मुक्त करने का मेरे पास अधिकार नहीं है, लेकिन हां मैं इसको अपने घर से मुक्त कर रहा हूं। अब ये पितृ स्थानीयता की परंपरा में जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यहां एक ही ध्यान रखिएगा, समाज जरूर पितृ सत्तात्मक, पितृवंशी और पितृस्थानीय है, परंतु स्त्रियों के साथ भेदभाव या सामाजिक बुराइयां या कुरीतियां नहीं है। और देखिए, युद्ध प्रिय समाज है तो बेटा चाहिए होगा, किस लिए? युद्ध लड़ने के लिए। तो ये बोल रहे हैं अपने देवता लोगों से, हे इंद्रदेव, इस बार पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ना है कबीले के लिए भैया, इसलिए पुत्र मांग रहे हैं। लेकिन बाद में ये तो भेदभाव का आधार बन जाता है ना, हमारे और आपके समाज में। तब के समाज में नहीं था, हमारे और आपके समाज में भेदभाव बन जाता है कि बेटा होना चाहिए, बेटी हो जाती तो आज भी लोग मुंह बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था सनातन में, मूल सनातन में ऐसा नहीं था। तो अगर बेटी हो गई, पुत्री पैदा हो गई, एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन अगर पुत्री हो गई तो कोई बात नहीं, पुत्री को होने पर भी ये उतने ही प्रसन्न है जितना पुत्र के होने पर प्रसन्न हो रहे हैं। और ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि पुत्रियों के साथ कतई कोई भेदभाव नहीं होता था, उन्हें शिक्षा का भी अधिकार होता था, उन्हें यज्ञ संपन्न करने का भी अधिकार होता था, यद्यपि कि अपने पति के साथ, लेकिन वो यज्ञ संपादित कर सकती थी पति के साथ, वो मंत्रों की रचना कर सकती थी, किया भी ये, यद्यपि कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ मंत्र 15-20 मंत्र जरूर रचे हैं कुछ स्त्रियों ने, जिनके नाम हमें ऋग्वेद से पता चलते हैं, जैसे अपाला, घोषा, शिक्ता, निवावरी और लोपा मुद्रा। ये 5 लड़कियां जिनका नाम ऋग्वेद में दिया गया है, ये मंत्रों की रचयिता हैं, मंत्रों की इन्होंने रचना की थी।
के। और अगर हम देखिए राजनीतिक तंत्र की बात करें कि राजनीतिक तंत्र इनका कैसा था, तो ऋग्वेद काल की राजनीति जो ग्राम है, ग्राम जो है वो ग्राम का मतलब गांव नहीं, वो लड़ाकू कबीला, कबीला मतलब ये लड़ते कैसे थे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको भी रहने दीजिए। जैसे कबीला है, कबीले में राजन है और उसको युद्ध करना है, तो वो क्या करेगा, कबीले में देखेगा कि हट्टे कट्टे पुरुष लोग कितने हैं, वो सबको बुला ले, भाई जितने भी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लोग हैं सब इधर चले आओ, इधर चले आओ। तो आगे मान लीजिए 200 में से कुछ ओल्ड एज वाले हैं, थोड़े उम्रदराज लोग हैं कि आप लोग हट जाओ यार, तो 50 लोग हट गए। कुछ टीनेजर्स और बच्चे हैं, बोले नहीं भाई अभी आप लोग के लड़ने की उम्र नहीं, 50 लोग और निकल गए। तो 200 में से राजा ने 100 छांट दिया। अब 100 जो बचे वो हट्टे कट्टे हिस पुस्ट, उनको बोला कि आप लोग 25-25 के 4 ग्रुप में बढ़ जाओ, 25-25 फाइटर्स के 4 ग्रुप में बढ़ जाओ, और उनका नाम रख दिया टैंगो चार्ली, ऐसे नाम नहीं रखे जाएंगे उस समय में, नाम रखा जाएगा व्रात, सर्ध, ग्राम और संघ, ठीक है ना। तो देखिए फाइटर्स, लड़ाकू योद्धा जो हैं, लड़ाकू योद्धाओं की टोलियां बनेंगी और उन्हीं को, लड़ाकू योद्धाओं की टोलियों को ही नाम रखा जाएगा व्रात, सर्ध, ग्राम और संघ। तो ये जो ग्राम है ना ऋग्वैदिक काल में, ये गांव के सेंस में, गांव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, ये लड़ाकू टोली का नाम है ग्राम। और बाद में उत्तर वैदिक काल में ग्राम का अर्थ गांव हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में ग्राम गांव नहीं है, क्योंकि गांव है ही नहीं, ये तो पशुचारी और घुमक्कड़ी लोग हैं ना, गांव बना ही नहीं रहे अभी तो गांव का, यहां ग्राम का मतलब है फाइटर्स। तो ग्राम, फिर विश, और फिर जन मतलब जन, मैं जन, आप सब जन। तो जन का कॉन्सेप्ट है, जनपद का नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि क्षेत्र का या जनपद की महत्ता ही नहीं है, जमीन ही नहीं इंपॉर्टेंट है ना इनके लाइफ में। जमीन महत्वपूर्ण नहीं है। जमीन कब महत्वपूर्ण होती, भूमि कब महत्वपूर्ण होती है? भूमि तब महत्वपूर्ण होती है जब आप स्थायी जीवन व्यतीत करेंगे, और ये लोग स्थायी जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। ये लोग घुमक्कड़ी यायावर कबीलाई लोग हैं, ऋग्वैदिक आर्यंस, और एक स्थान से दूसरे स्थान अपने जानवरों के लिए घास के मैदानों की तलाश में लगातार मूव कर रहे हैं, माइग्रेट करते जा रहे हैं, प्रवास करते जा रहे हैं। यही वजह है ना कि जनपद की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में नहीं है। हां, लेकिन जब एक बार लोहे का प्रयोग होने लगेगा, जमीन की महत्ता बढ़ने लगेगी, तो जमीन या भूमि को लेकर के युद्ध वगैरह भी होने लगेंगे। वो जनपद वाला कॉन्सेप्ट से महाजनपद वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये उत्तर वैदिक काल में होगा। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जन का महत्व है, जनपद या भूमि का महत्व नहीं है। जन, तो ग्राम का अर्थ है लड़ाकू टोली, लड़ाकू लोगों की टोली। तो ग्राम राजनीतिक संगठन की, लड़ाकू टोली राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद है विश और जन। ग्राम, विश मतलब लोग, कबीले के लोग, और जन। लेकिन इस तरह ऋग्वैदिक काल के दौरान जनपद या, देखिए, जनपद या महाजनपद की कोई अवधारणा मौजूद नहीं थी। और जो राजन्य है वो मूल रूप से कबीले के गायों का रखवाला है, जनस से गोपा या गोप्ता जनस से, ठीक है। और राजा का पद जो है ना, वो मूल रूप से हेरिडिटरी व वंशानुगत है। मतलब राजा के बाद उसको कौन प्रतिस्थापित करेगा? राजा के बाद उसको प्रतिस्थापित करेगा उसी का बेटा, अगर योग्य हुआ तो। और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बेटे हुए तो बड़ा बेटा। ज्येष्ठता का सिद्धांत लागू होगा। तो राजन का पद प्रकृति में वंशानुगत था, परंतु बेटे को योग्य होना मांगता है, योग्य होना आवश्यक है। और ज्येष्ठता का सिद्धांत, ज्येष्ठाधिकार का कानून व्यवहार में था कि अगर एक से ज्यादा बेटे हैं तो ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज और अगला राजा बनेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि कबीले के राजन की सत्ता अनियंत्रित नहीं है। यह अनियंत्रित सत्ता का उपभोग नहीं कर रहा है राजा, और उसकी सत्ता पे लगातार नियंत्रण बना हुआ है। किसका नियंत्रण बना हुआ है?
कबीले की महत्वपूर्ण परिषदों या संस्थाओं, सभाओं का राजा पर नियंत्रण है, तो राजा अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। राजा का मत महत्वपूर्ण होगा, उसकी बात में दम होगा, लेकिन पहले उसे अपनी बात को रखना पड़ेगा कबीले की लोकप्रिय संस्थाओं में, परिषदों में, जिन्हें सभा, समिति और विदत्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभा, समिति और विदत्थ। तो सभा जो एक सामान्य सभा है, जनरल असेंबली। समिति बड़े बूढ़े लोगों की एक समिति। विदत्थ छापे के लूट बांटने का स्थान। तो विदत्थ एक ऐसी जगह थी जहां पर लड़ाई उड़ाई के समय जो कुछ भी मिल जाता था उसको बांटने का लिए मीटिंग होता था, या और भी किसी प्रार्थना या किसी अन्य कार्य के लिए मीटिंग हो सकता था। तो ये एक्चुअली मीटिंग प्लेस था विदत्थ। मूल रूप से सभा और समिति परिषदें थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। स्त्रियों को आमतौर पे इन सभाओं की बैठक में जाने की अनुमति नहीं होती थी। आमतौर पे जा सकती थी, आमतौर पे जाने की अनुमति नहीं होती थी। विशेष तौर पे समिति में जाने की अनुमति नहीं थी। वह कैसे रहेगी भाई, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सभा है तो यहां नहीं होती। तो महिलाओं को आमतौर पे इन सभाओं में की बैठकों में जाने की अनुमति नहीं थी, विशेष रूप से समिति में, क्योंकि ये बड़े बूढ़े लोगों की समिति थी। और युद्ध के समय राजन या राजा ने व्रात, सर्ध, ग्राम और संघ नामक आम लोगों के बीच से सैन्य टुकड़ी बनाए रखा। तो आम कबीले के ही लोगों में से वो अपनी छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां बना लेता था और युद्ध कर लेता था। और जब युद्ध हो जाता था तो बाकी फिर से सब लोग अपना अपना काम करने लग जाते थे। और इन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी। आर्यों ने स्वयं अपने में भी लड़ी, और अनार्यों से भी, गैर आर्यों या अनार्यों से भी कई लड़ाइयां लड़ी, क्या ना। तो ये स्वयं में भी युद्ध करते थे और अनार्यों से भी युद्ध करते थे। क्या? और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आर्यों के आपस का युद्ध। आर्यों ने अपने में युद्ध किया। और एक आर्य कबीला था जिसके नाम पर हमारा देश का नाम पड़ा है, भरत कबीला। तो भरत कबीले के राजा ने सुदास और राजन सुदास अपने कबीले के लिए, भरत कबीले के लिए मुख्य पुरोहित चुनना चाहते थे। और मुख्य पुरोहित चुनने के लिए उनके पास 2 पुरोहित आए एप्लीकेशन लेकर के कि हमें जॉब पे ले लीजिए। दूसरे पुरोहित ने कहा कि हम बनना चाहते हैं। तो 2 पुरोहित हैं जो भरत कबीले के राजन सुदास के मुख्य पुरोहित बनना चाहते थे। एक थे उसमें विश्वामित्र और दूसरे थे वशिष्ठ। विश्वामित्र और वशिष्ठ 2 दावेदार आए, 2 कैंडिडेट आए, और राजन्य सुदास ने वशिष्ठ को चुन लिया, भरत कबीले का मुख्य पुरोहित। इस बात को लेकर के विश्वामित्र बहुत नाराज हुए कि ऐसा कैसे चुन लिया वशिष्ठ को, मेरे को क्यों नहीं चुना। और उन्होंने अपने साथ 10 राजाओं को एकत्रित किया, 10 राजाओं को एकत्रित कर लिया। और उन 10 राजाओं में से, जिनमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, तो 5 अनार्य कबीले के राजाओं ने विश्वामित्र की सहायता की। इसका मतलब यह है कि विश्वामित्र की लोकप्रियता अनार्यों में अच्छी खासी रही होगी, तभी तो अनार्य कबीले के 5 राजा इनकी मदद करने के लिए आते हैं और 5 आर्य कबीले के राजा हैं। ठीक, और ये विश्वामित्र के साथ आते हैं। तो अब विश्वामित्र के साथ 10 राजा हो गए, दाशराज्ञ 10 राजा। और रावी नदी के किनारे, जब ये ऋग्वेद में परुष्णी है, तो रावी नदी के किनारे युद्ध होता है। और उस युद्ध में भरत कबीले के राजा के विरोध में 10 कबीले हैं और उनके राजन हैं। तो मतलब बड़ी सेना थी उनके समक्ष, बड़ी चुनौती थी। लेकिन राजन्य सुदास ने ना थोड़ा दिमाग लगाया, शांत बने रहे और दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि जहां पे 10 राजाओं की सेना विश्वामित्र के नेतृत्व में खड़ी है ना, वहां पे नदी का एक बंधा है, एक चेक डैम बना हुआ है, मिट्टी का टीले जैसा। और उन्होंने क्या किया, वो टीला काट दिया। तो मिट्टी का किनारा कटने से, नदी का किनारा कटने से पानी हड़ा के वो 10 राजाओं की तरफ चला गया, दाशराज्ञ। और विश्वामित्र और उनके 10 सहयोगी राजाओं की सेना कीचड़ पानी में फंस गई
और वो लोग हार जाते हैं। और इस तरह से सूझबूझ और समझदारी से राजन्या सुदास ने न केवल अपने कबीले की रक्षा की, बल्कि 10 राजाओं के गठजोड़ के सेना को भी अकेले अपने दम पे समझदारी से पराजित कर दिया। तो इससे यह भी पता चलता है कि मुसीबत के समय अगर समझदारी से काम लिया जाए, शांत प्रवृत्ति बनी रहे, तो आदमी बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर सकता है। तो रावी या परुष्णी, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये दाशराग युद्ध है ना, रावी नदी के किनारे परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, ये जो दाशराग युद्ध है, ये दाशराग युद्ध भारतीय इतिहास का पहला डॉक्यूमेंटेड बैटल है। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बैटल, मतलब इसके पहले के किसी युद्ध का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो फर्स्ट ever documented battle of India's history is the battle of 10 kings or Dashrag Yudh, fought on the bank of river Parushni or Ravi, and as a result of this battle Rajanya सुदास ऑफ भरत ट्राइब इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो सुदास, राजन्या सुदास जो होते हैं भरत कबीले के राजा, वो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयी होते हैं सूझबूझ और समझदारी से। क्या राजनीतिक व्यवस्था। और अब आते हैं धर्म के बात पर। धर्म, इनकी धार्मिक संरचना कैसी थी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये पशुचारी, यायावर, घुमक्कड़ी, कबीलाई लोग हैं ऋग्वैदिक काल में, और ये घास के मैदानों की खोज में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते थे, माइग्रेट करते थे। तो इनके माइग्रेशन में, इनके प्रवास में, ये तो कबीले वाले लोग हैं ना, स्थायी जीवन तो जी नहीं रहे। तो कभी बहुत बारिश, कभी कम बारिश, कभी तेज धूप, कभी साइक्लोन, कभी थंडरस्टॉर्म, तो तमाम प्राकृतिक शक्तियों से इनका सीधा मुकाबला होता था। और ये मान लीजिए ये जा रहे हैं, बिजली कड़की, बहुत तेज बिजली गिरी और 10-15 आरे वहीं बिजली गिरने से उलट गए। तो अब ये बोलेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, हे बिजली एवं बारिश वाले देवता रक्षा करो। बहुत तेज धूप है, एकदम चिलचिलाती धूप में इनको प्रवास करना है, जानवरों को घास खिलाना है, तो हाथ जोड़ लेंगे, हे सूर्य देवता रहम करो। इतना तेज तापमान किए पड़े हुए हैं आप, 47 डिग्री सेल्सियस कि ऐसे लग रहा है, इसको भोजपुरी में कहा जाता है कि हे सूर्य देवता जियते फूंक देवा का। तो जियते फूंक देवा का मतलब खड़े भस्म कर देंगे, थोड़ा तापमान गिरा लीजिए, कम कर दीजिए। कबीले वाले लोग हैं हम लोग, पशु हैं हमारे, तो रहम करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे सूर्य देव, हे सवित्र, थोड़ा रहम करिए, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आप ही से तो ये पूरा सोलर सिस्टम है, तो आप ही सर्वे सर्वा हैं, थोड़ा सा रहम कर दीजिए। तो क्या समझ में आया आपको किस चीज की पूजा हो रही है? ये यज्ञ और मंत्र के माध्यम से प्रकृति, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करेंगे। तो ऋग्वेद में 33 के आसपास, 33 करोड़ नहीं कह रहा हूं, 33 कह रहा हूं, 33 से अधिक देवी देवताओं का वर्णन आता है। लेकिन बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात है कि ये किसी को भी ये नहीं बोल रहे हैं कि ये देवता नंबर 1 है और ये देवता नंबर 33 हैं। सारे देवताओं को बराबर का महत्व दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इंद्र भगवान नंबर 1 देवता हैं और बाकी नंबर 33वें पे कोई और है, ऐसा नहीं है। सभी देवताओं को बराबर का महत्व दिया गया है। हां, यह जरूर हुआ है कि किसी देवता के लिए मंत्र ज्यादा रचे गए हैं और किसी देवता के लिए मंत्र कम रचे गए हैं, लेकिन महत्ता सभी देवी देवताओं की बराबर रखी गई है। महत्ता में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस सबका बराबर बराबर का है। किसी के लिए प्रार्थना ज्यादा है, किसी के लिए प्रार्थना कम है। तो चूंकि खुले प्रकृति में है, तो उसी के अनुसार प्रार्थनाएं रच रहे हैं, मंत्र रच रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा। और जब ये क्या करते हैं ना, कि जैसे किसी देवता के लिए मंत्र रचा और मंत्र बोल रहे हैं, देवता के लिए मंत्र बोल रहे हैं, तो जब देवता के लिए मंत्र बोलेंगे ना, तो उस मंत्र विशेष में ये कहेंगे, हे सर्वोच्च देवता, हे सर्वोच्च देवता। तो अग्नि देवता के लिए मंत्र में बोलेंगे, हे सर्वोच्च अग्नि देवता। सूर्य देवता वाले मंत्र में बोलेंगे, हे सर्वोच्च सूर्य देवता। इंद्र भगवान वाले मंत्र में बोलेंगे, हे सर्वोच्च इंद्र भगवान। लेकिन तीनों में कौन बड़ा? कोई भी नहीं, तीनों बराबर।
ठीक है ना। तो इसको बोला गया है, इस अवधारणा को बोला गया, नाम दिया गया है मैक्स मूलर, जिन्होंने जर्मन प्रोफेसर थे इंडोलॉजी के, प्राचीन भारत के अध्ययन के, जर्मनी के इतिहासकार थे मैक्स मूलर। उन्होंने इस फिनोमेना को नाम दिया है अधिदेववाद या हीनोथीज्म या कैथेनोथीज्म। हीनोथीज्म या हीनोथीज्म ऑब्लिक कैथेनोथीज्म, अधिदेववाद। अर्थात सभी देवी देवताओं को बराबर का महत्व दिया गया है, बस किसी की प्रार्थना ज्यादा है, किसी के लिए प्रार्थना कम है, इतना ही है। तो ये फर्क नहीं कर रहे हैं देवी देवताओं में, बस प्रार्थना के स्तर पे अलग अलग हो रहा है। तो कंफ्यूज मत करिएगा कि इंद्र भगवान के लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना है तो इंद्र भगवान नंबर 1 हो गए, उसके बाद अग्नि देवता के लिए प्रार्थना सबसे ज्यादा है तो अग्नि देवता नंबर 2 हो गए, फिर वरुण देवता के लिए प्रार्थना सबसे ज्यादा है तो वरुण देवता नंबर 3 हो गए। ऐसा नहीं है, बस प्रार्थनाओं की संख्या में उतार चढ़ाव है, लेकिन महत्ता सबकी बराबर बराबर रखी गई है। और ये किसकी पूजा कर रहे हैं? ये लोग जाहिर तौर पे प्रकृति के मध्य हैं तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक शक्तियों की कल्पना किस रूप में कर रहे हैं? प्राकृतिक शक्तियों की कल्पना हमारे और आपके जैसे मनुष्य रूप में कर रहे हैं। व्यक्तिकरण, प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्ति के रूप में कल्पना कर रहे हैं कि सूर्य देवता एक व्यक्ति के रूप में है, ऐसे रूप में है, हमारे और आपके जैसे रूप में है, जो एक घोड़े पे सवार होके आकाश में विचरण करते हैं और उनके घोड़े 7 रथ मिलके, उनके घोड़े 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े मिलकर के उनका रथ आकाश मार्ग में खींचते हैं। ठीक है ना। तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा और प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तिकरण, और ये बिजली और बारिश के देवता हैं, व्यक्ति के रूप में इनका कल्पना किया गया। ये इंद्र देवता हैं, इंद्र भगवान है। ठीक ना। तो इंद्र भगवान के बारे में बोला गया कि इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। पुरंदर जिसका मतलब होता है दुर्ग या किलों को तोड़ने वाला। ये अपने हाथ में बिजली धारण करते हैं, वज्र धारण करते हैं, बिजली। इसका मतलब है कि ये बिजली और बारिश के देवता हैं। अग्नि दूसरे सबसे अधिक बार आह्वान किए गए देवता हैं, तो अग्नि देवता के लिए प्रार्थना दूसरे नंबर पे है। और ये अग्नि देवता भक्त और भगवान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में है। कैसे? जैसे आपको अगर कुछ पहुंचाना है इंद्र देवता के पास, मान लीजिए आपको 1 मुट्ठी जौ और 10 चम्मच घी पहुंचाना है इंद्र देवता के पास, तो आप अग्नि कुंड बनाइए, अग्नि देवता को प्रकट करिए, आग लगा करके अग्नि देवता आ जाएंगे, आप उसमें स्वाहा कर दीजिए, जो भी आपको डालना है वो जल जाएगा, धुआं बनेगा और धुएं के रूप में वो अग्नि देवता पहुंचा देंगे। जिसको भी आपको डिलीवर करना है, डिलीवरी देना है, वो पहुंचा देंगे अग्नि देवता। तो भक्त और भगवान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका में अग्नि देवता को बताया गया है। और इंद्र भगवान के लिए 250 प्रार्थनाएं हैं, तो अग्नि देवता के लिए 200 प्रार्थनाएं हैं, और वरुण देवता के लिए 33 प्रार्थनाएं हैं। 33। लेकिन महत्ता कम नहीं हो जा रही है, इनकी प्रार्थना बस कम है। तो वरुण देवता को बोला गया कि वरुण देवता जो है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, नैतिक नियमों के संचालक हैं। नैतिक नियम यानी कि रित या नैतिक नियमों के संचालक हैं। और बताया गया कि देखो, कुछ भी गड़बड़ मत करना समाज में, किसी को मारने पीटने का, झूठ बोलने का, गलत काम करने का प्रयास मत करना, क्योंकि वरुण देवता अदृश्य रूप में उपस्थित है तुम्हारे चारों तरफ। और जैसे ही तुम कुछ गड़बड़ी करोगे और कुछ गलत काम करने का प्रयास करोगे, पनिशमेंट के तौर पे वरुण देवता तुम्हारे पेट में पानी भर देंगे, लबालब पानी भर जाएगा, 15 लीटर 20 लीटर। तुम इधर उधर लुढ़कते रहोगे, तुम्हें जलोदर हो जाएगा, उधर में जल भर जाएगा, ड्रॉपसी हो जाएगा, और लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने गलत काम किया है, तुमको पनिशमेंट मिला है। तो वरुण देवता को नृत्य यानी कि नैतिक नियमों का संचालक बताया गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले देवता बताए गए हैं। क्या? तो ऋग्वेद में देखिए 33 देवी देवताओं का, लगभग 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। उसमें मात्र 3 देवियां हैं, मात्र 3 देवियां हैं, और वो हैं अदिति। अदिति को बोला गया है वो 8 देवताओं की माता हैं, और वो 8 देवता सूर्य भगवान के समान प्रतापी हैं।
अदिति 8 देवताओं की माता, जिनमें सोलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सूर्य भगवान के समान प्रतापी देवता लोग हैं, उनकी माता हैं। उषा, उषा भोर, भोर की देवी, प्रातः काल की देवी। भोर समझते हैं, अर्ली मॉर्निंग होता है, भोर बोलते हैं। भोर भयो पनघट पे मोहे नंदलाल छेड़ गयो रे, ऐसे भजन वजन में आता है। भोर भयो पनघट पे मोहे नंदलाल, भगवान श्री कृष्ण, मोहे नंदलाल छेड़ गयो रे, गोपियां ऐसा कह रही हैं। तो भोर मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो भोर की देवी, प्रातः काल की देवी उषा, और वन की देवी, जंगल की देवी अरण्यानी। अदिति, उषा और अरण्यानी 33 देवी देवताओं, 33 देवी देवताओं में से 3 देवियां हैं। ठीक है, तो ये ऋग्वैदिक काल हो गया। भौतिक जीवन, भौतिक यानी कि आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन और धर्म। और अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल पे, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 या 500 ईस्वी पूर्व, यानी कि आर्यों के इतिहास का सेकंड, दूसरा कालखंड। तो जो अभी हमने विभाजन किया था, जब हमने ये सेशन आज का प्रारंभ किया था, वापस ले चलता हूं आपको अपने विभाजन पर। ये विभाजन है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, जो अभी हम पढ़ रहे थे। फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 या 500 ईसा पूर्व, ये उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? ये लोहे के धातु कर्म का ज्ञान हो चुका है, और विशेष प्रकार का मिट्टी का बर्तन है, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्र दूषण विद्भांड, और ये लोहे के औजारों का, कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते हुए जंगलों को जलाते, राख करते, और ये तेजी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिमी बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे क्या नाम दिया इन्होंने? आर्यावर्त नाम दिया। और जब ये आर्यावर्त में आ जाएंगे, जो कि आ गए, तो आर्यावर्त में आने पर इनको बेहतरीन उर्वर भूमि मिली, झमाझम बारिश की मात्रा मिली, और लोहे के उपकरणों का बढ़ता हुआ प्रयोग। तो अब इनके जीवन में स्थायित्व आएगा। अब ये चावल और गेहूं समेत कई फसलों की खेती करने प्रारंभ कर देंगे। पहले वाले काल में, ऋग्वैदिक काल में, तो सिर्फ यव या जौ उगा रहे थे, अब अन्य फसलें उगाने लगेंगे। तो जब ज्यादा फसलें उगाने लगेंगे तो जीवन सेटल कर जाएगा ना, जीवन स्थायी हो जाएगा। और जब जीवन स्थायी होगा तो उत्खनन से सामान भी मिलेगा, क्योंकि रुक के रहेंगे ना लंबे समय तक एक जगह पर, तो उत्खनन से सामान मिलने लगते हैं। तो आर्यावर्त, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, और आर्यावर्त में ही ये लोग अन्य संपूर्ण साहित्य की रचना करेंगे। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषदीय साहित्य की रचना हो जाएगी। तो वापस आते हैं जहां पे हम थे। उत्तर वैदिक काल, दूसरा चैप्टर, 2 चैप्टर मैंने आपको बोला, हमने 2 अध्याय मिलाया हुआ है, ठीक है ना? आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक युग, ठीक है ना, राज्य निर्माण की ओर। तो ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्यों ने गांधार, ऋग्वैदिक काल के अंत में, या आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों ने अफगानिस्तान के गांधार क्षेत्र में कहीं लगभग 950 ईस्वी पूर्व में लोहे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ये वो क्षेत्र है जहां के गांधार नरेश मामा शकुनी हुआ करते थे, गांधार, और उनकी बहन गांधारी, जिनका विवाह हुआ था हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से। अब उनके लिए देखिए कृषि कार्य कर पाना आसान हो गया, और उन्होंने जब ये आर्यावर्त क्षेत्र में आ गए, लोहे का प्रयोग है, उर्वर भूमि है, झमाझम बारिश है, तो चावल की खेती, ब्रीही बोला गया है, ब्रीही बोला गया है, और गेहूं को बोला गया है गोधूम, गोधूम, ब्रीही और गोधूम जैसे कुछ अन्य फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया, और अब ये एक व्यवस्थित और स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। और जैसे ही व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगेंगे, कृषि अब इनका प्राथमिक व्यवसाय बन जाएगा, और पशुपालन गौण व्यवसाय यानी कि द्वितीयक व्यवसाय हो जाएगा। तो कृषि अब जीवन स्थायी हो रहा है।
इसीलिए अब देखिए उत्तर वैदिक काल के जो स्थल है ना, अतरंजी खेड़ा, नोह, सनौली, हस्तिनापुर, वहां से हमें उत्खनित वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। आर्कियोलॉजी हमें सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि जब तक रुक के नहीं रहेंगे एक जगह पर तब तक कैसे सामान छोड़ेंगे, और जब तक सामान नहीं छोड़ेंगे तो उत्खनन में उनकी प्राप्ति कैसे होगी। तो ऋग्वेद में तो सामान नहीं मिला हमें कुछ, क्योंकि टिकी नहीं रहे एक जगह से। जब टिकी नहीं रहे तो कौन सा टीला खोद लेंगे, कहां पता चलेगा कहां रह रहे हैं, कौन सा टीला, टीला ही नहीं होगा तो ना टीला होगा, ना खोद पाएंगे, ना कुछ उत्खनन में सामान मिलेगा। तो ऋग्वैदिक काल के लिए जो भी हमारे पास जानकारी का स्रोत है वो तो ऋग्वेद ही है ना। और उत्तर वैदिक काल के लिए बड़ी संख्या में अन्य साहित्य भी है और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं। कई स्थलों का उत्खनन अब तक किया जा चुका है। तो अब यहां एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ता जाएगा, तो उत्तर वैदिक काल में तो लोहे का प्रयोग हो गया, अब जैसे जैसे लोहे का प्रयोग बढ़ता जाएगा, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों के, गंगा नदी तंत्र के उर्वर जमीन को काटते जलाते जंगलों को साफ करते ये आगे बढ़ेंगे और गंगा यमुना दोआब में आ जाएंगे। अब जैसे ही आएंगे उर्वर भूमि मिलेगी, बारिश की झमाझम मात्रा मिलेगी, और बारिश की मात्रा जब मिलेगी तो और लोहे के उपकरण भी हैं तो बड़े पैमाने पर खेती प्रारंभ होगा, कृषि कार्य होने लगेगा। जब बड़े पैमाने पर कृषि कार्य करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, और जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो अब जरूरत से ज्यादा जब आपके पास हो जाएगा कृषि, तो आप क्या करेंगे, उसका एक्सचेंज, व्यापार वाणिज्य करना शुरू कर देंगे। तो जब सीमित पैमाने पर ही अभी वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन व्यापार वाणिज्य तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोहे के उपकरण है, अच्छी बारिश है और उर्वर भूमि है, धान और गेहूं की अन्य फसलों की खेती है। तो जब बड़े पैमाने पर होने लगेगा व्यापार और वाणिज्य, तो भाई सिक्कों की आवश्यकता पड़ने लगेगी। कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ना व्यापार और वाणिज्य को आसान बनाने के लिए। अब आप देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली आया शुरू में, तो वस्तु विनिमय प्रणाली बड़ा ही बेकार प्रणाली होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है और एक ये स्टाइलस है, तो मोबाइल फोन और ये स्टाइलस में नहीं एक्सचेंज कर सकता हूं। ये किडनी बेच के लिया हुआ है, एक ही किडनी है, तो आईफोन किडनी बेच के मिलता है ना, और ये कैसे एक्सचेंज कर लूं, एक किडनी के बराबर का मूल्य इसका नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत जटिल है, वस्तु विनिमय प्रणाली तो बहुत जटिल है। और सूटेबल ये मान लीजिए 5,000 का होगा, तो अब 5,000 से 60-70,000 का फोन एक्सचेंज नहीं हो सकता है, तो इंतजार करना पड़ेगा कि उसी के लगभग मूल्य का कुछ सामान हो जो एक्सचेंज हो जाए। तो फिर भी नहीं हो पाएगा, फिर सोचे अब क्या करें यार, हो ही नहीं पा रहा है, बड़ा मुसीबत हो गया। ऐसा करते हैं ना, कुछ आभूषण वगैरह लाते हैं बीच में, जेम्स एंड ज्वेलरीज, आभूषण लाते हैं, तो ये सिक्कों के स्थान पर फिर आभूषण लेकर आएंगे और आभूषणों को सिक्कों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाएगा, सिक्कों के स्थान पर प्रयोग में लाया जाएगा आभूषणों को। तो उसका नाम, आभूषणों का नाम है निष्क, निष्क ग्रीवा, हिरण्य, हिरण्य पिंड, सतमान। जैसे अब ये सब आभूषण हैं या तौलने की इकाइयां हैं, ये सब आने लगेगा। तो ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में ये नाम हमें मिलते हैं, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें ये नाम मिलते हैं। ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषदीय साहित्य में हमें ये नाम मिलते हैं। निष्क, निष्क ग्रीवा, नेकलेस के जैसा कुछ रहा होगा। निष्क ग्रीवा मतलब गर्दन होता है, गर्दन में पहनने जाने वाला आभूषण। तो निष्क, निष्क ग्रीवा, हिरण्य, हिरण्य पिंड, मान लीजिए जैसे कोई गोल गोल धातु, सोने का गोल गोल ऐसे पिंड बना लिया, उसमें छेद है और धागा बांधा और ऐसे मुंडी पे बांध लिया, हिरण्य पिंड हो गया। तो ये सब वो सिक्कों के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पे व्यापार वाणिज्य बढ़ जाएगा ना, तो विनिमय का उचित माध्यम चाहिए होगा, स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए होगा, और तब आवश्यकता पड़ेगी कॉइन्स,
मेटल कॉइन्स की, धातु के सिक्कों की। तो फिर ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है धातु के सिक्के, ये हमारे भारतीय इतिहास के पहले पहले वाले सिक्के हैं, पहले पहल वाले सिक्के हैं। मुख्यतः चांदी के बने हुए हैं, कुछ तांबे के भी उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं। इन्हें इतिहासकार नाम देते हैं आहत या घायल सिक्के। ये आहत सिक्के हैं क्योंकि इनको हथौड़ा मार के घायल किया गया, पंचिंग एक्चुअली किया गया है, और पंच करके चिन्ह उभारे गए हैं। वृक्ष, सूर्य, आधा चंद्रमा, मयूर, पहाड़ी पे बैठा हुआ मयूर, इस तरह की चीजें इस पे लाई गई हैं, छापी गई हैं। एक्चुअली मतलब हैमरिंग किया गया है, हैमरिंग, ठप्पा मारा गया है, घायल किया गया, इसीलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक, देखिए उत्तर वैदिक काल में जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको देखिए ब्रीफ में भी। और तो उत्तर वैदिक काल, लोहे का बढ़ता प्रयोग, ठीक है ना, लोहे का बढ़ता प्रयोग हो रहा है, इससे कृषि उपज तेजी से बढ़ी। लोहे का बढ़ता प्रयोग भी है और गंगा यमुना की उर्वर भूमि और उर्वर भूमि के साथ साथ वर्षा की अधिक मात्रा, वर्षा की अधिक मात्रा, तो कृषि उपज बढ़ जाएगी। लोहे का बढ़ता प्रयोग, कृषि उपज बढ़ेगा, कृषि उपज से, कृषि उपज बढ़ेगा तो बचेगा, तो कृषि अधिशेष, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, कृषि अधिशेष होगा। और जब कृषि अधिशेष होगा तो आदमी इसका विनिमय करता है, विनिमय, एक्सचेंज करेगा कि गेहूं ले लो, चावल दे दो, ठीक है ना, विनिमय, विनिमय, ठीक है ना, विनिमय के साधन। अब जब विनिमय होगा तो विनिमय के साधन चाहिए होंगे। तो शुरू में तो साधन के, शुरू में तो वस्तु विनिमय पद्धति पर काम चल जाएगा, वस्तु विनिमय पद्धति, लेकिन लगातार जब बढ़ता रहेगा उत्पादन और वस्तु विनिमय और जटिल होता जाएगा, तो हमें जरूरत पड़ जाएगी यहां पे किसकी, पहले तो कीमती पत्थर एवं आभूषणों की जरूरत पड़ेगी, कीमती पत्थर एवं आभूषण की जरूरत पड़ेगी। जैसे फिर जो मैंने अभी आपको बोला, निष्कग्रीवा, हिरण्य व हिरण्य पिंड, निष्कग्रीवा, हिरण्य और हिरण्य पिंड। लेकिन फिर इतने से मामला नहीं चलेगा और लगातार वाणिज्य व्यापार बढ़ता ही जा रहा है, विनिमय बढ़ता ही जा रहा है, तो विनिमय, एक्सचेंज, विनिमय के मानक, स्टैंडर्ड साधन की आवश्यकता पड़ेगी। और तब जाकर के उत्तर, देखिए उत्तर वैदिक काल के अंत तक, उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते, जब उत्तर वैदिक काल की समाप्ति हो रही, वहां तक आते आते चल जाएंगे किस चीज के, मेटल, धातु के सिक्के चलने लगे, धातु के सिक्के चलने लगे। और ये धातु के सिक्के मुख्यतः चांदी एवं कुछ कुछ तांबे के, चांदी एवं तांबे के हैं। और ये कैसे बनाए गए हैं कि चांदी पिघला दिया और चादर बन गई, फिर उस पर ठप्पा ठप्पा मार के चिन्ह उभार दिया, सूर्य, अर्धचंद्र उभार दिया, सूर्य उभार दिया, अर्धचंद्र उभार दिया, ठीक है ना, ये सब कर दिया। या पहाड़ी पे बैठा हुआ मयूर,
और चूंकि हैमरिंग किया गया है इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं, हैमरिंग करने के कारण कह रहे हैं कि ये पंच मार्क्ड कॉइन्स है या आहत या घायल सिक्के हैं। तो ये पहली बार अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ है। अर्थ और ये समय था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो गया अर्थव्यवस्था का। ठीक है, एक ये बात समझ में आ गई, किस प्रकार से सिक्के आए, अंततः किस प्रकार से सिक्के बने। और इसी समय एक तो ये हुआ और दूसरी एक और प्रक्रिया इसी के समानांतर रूप से चलेगी, एक प्रक्रिया और चलेगी। देखिए इसी में बता देता हूं कि जब कृषि उपज तेजी से बढ़ी, क्योंकि लोहे का प्रयोग हो रहा है तो कृषि उपज बढ़ी, कृषि उपज बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य बढ़ा, व्यापार व वाणिज्य बढ़ा, व्यापार वाणिज्य, और व्यापार एवं वाणिज्य के बढ़ने से आदमी को बाजार की आवश्यकता पड़ेगी, बाजारों की आवश्यकता पड़ी, और जब बाजारों की आवश्यकता पड़ेगी तो यही बाजार कालांतर में कस्बे बनेंगे और फिर यही कस्बे एक दिन नगर बन जाएंगे, नगर, और हो जाएगा नगरीकरण, नगरीकरण हो जाएगा, हो गया ना नगरीकरण। और फिर कई शहर बनेंगे, काशी, मथुरा, उज्जैनी, राजगृह, श्रावस्ती, कौशांबी आदि कई नगर बन जाएंगे। कम से कम 15-16 से ज्यादा ही नगर बन जाएंगे। तो ये उत्तर वैदिक काल के अंत में ही हो रहा है। ये जब नगर बन रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल के अंत में नगरीकरण हो गया, और उत्तर वैदिक काल के ही अंत में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण भी हुआ, अभी पढ़ा हमने। तो अब महत्वपूर्ण पक्ष इसका यह है कि ये जो नगरीकरण हुआ है ये पहली बार तो हुआ नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत थी, नगरीकरण था ना हड़प्पा सभ्यता, तो वो प्रथम नगरीकरण है। तो ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये द्वितीय नगरीकरण हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल के अंत में जो नगरीकरण हो रहा है वो दूसरे नंबर का, द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण। तो मौद्रीकरण प्रथम बार हुआ है, मौद्रीकरण प्रथम बार हुआ है, लेकिन नगरीकरण दूसरा है। मौद्रीकरण प्रथम बार है लेकिन नगरीकरण दूसरा है। तो यही उत्तर वैदिक काल का यही अति महत्वपूर्ण पक्ष है कि उत्तर वैदिक काल के अंत में दूसरे नंबर का नगरीकरण, लेकिन प्रथम नंबर का मोनेटाइजेशन या मौद्रीकरण हुआ है। और लोहे का प्रयोग लगातार बढ़ता हुआ है, धान की खेती लगातार बढ़ती ही जा रही, वो भी रोपनी वाला धान, वेट पैडी कल्टीवेशन उसको बोलते हैं, गीले धान या रोपण विधि के द्वारा धान की खेती करना। देख रहे हैं सब कुछ कैसे बदलता जा रहा है। और उत्तर वैदिक कालीन समाज भी बदल जाएगा, उत्तर वैदिक कालीन समाज भी बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, देखिए कृषि से, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, लोहे का प्रयोग से। तो लोहे का प्रयोग बढ़ा, लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे के प्रयोग से कृषि कर्म बढ़ा, और जब कृषि कर्म बढ़ा तो आर्यों को श्रमिक एवं घरेलू स्तर पर सहायकों की आवश्यकता हुई,
अब जब इनको लेबर पावर चाहिए था, लेबर फोर्स या लेबर पावर चाहिए था, तो इन्होंने अब आसपास निगाह दौड़ाई कि लेबर पावर कहां से लाएंगे। तो ओ अनारे लोग तो हैं ही हैं, चलो अनारियों को हटाते हैं और उनको पकड़ के अपने समाज में लाते हैं। ठीक है, तो अनारियों को अपने समाज में ले आए, और अब जो कि समाज में ले आए तो उनको समाज में उच्चतम स्थान तो मिलेगा नहीं, तो समाज में उनको श्रमिक वर्ग के तौर पे सेवा कार्य कराने को लेकर के उन्हें क्या किया जाएगा, समाज के निचले पायदान पर रख दिया जाएगा। तो अब यहां ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में कि अभी तक जो पिछले हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ऋग्वैदिक काल में, पिछले वाले ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि समाज में 3 वर्ण थे, ब्रह्म क्षत्र विष, और वर्ण परिवर्तन कर पाना संभव था और कर्मा पे बेस था, कर्म पर आधारित था। अब 3 वर्ण नहीं रह जाएंगे, 3 से ज्यादा हो जाएंगे, और जो ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं कहलाएगा, अब ब्रह्म कहलाएगा ब्राह्मण, क्षत हो जाएंगे क्षत्रिय, विष हो जाएंगे वैश्य, और इस बार 3+1 जो अनारे लोग हैं वो माइनर्स कहे जाएंगे, माइनर्स, क्षुद्र या शूद्र, क्षुद्र मतलब माइनस, शूद्र। तो ये ब्राह्मण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये बॉटम पे शूद्र, ये लोग हैं आर्यंस, ARYANS, आर्यजन है, ये आर्यंस हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और शूद्र लोग जो हैं वो आर्यंस नहीं है, नॉन आर्यंस है, अनार्य हैं, जिनको ये लोग लेकर के आ जाते हैं अपने समाज में कार्य कराने के लिए, कृषिगत कार्य और घरेलू सेवकों की तरह कार्य कराने को लेकर के चले आते हैं। और अब अगर ये व्यवस्था कर्म पर आधारित होगी तो शूद्र बोलेगा भाई मैं तो जा रहा हूं ब्राह्मण होने, मैं तो पूजा पाठ कराऊंगा, तो ये रहेगा ही नहीं शूद्र कोई। तो अब ये क्या करेंगे ना कि वर्ण व्यवस्था को बदल देंगे, और वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित होगी। ये जन्म पर आधारित कर दिया गया, कर्म पर नहीं। अभी तक कर्म पर था मूल रूप से, अब कर्म पे नहीं रह जाएगा। और ये आर्य हैं, ये अनार्य, इन्हें कहा जाएगा द्विज, 2 बार जन्मे, 2 बार जन्मे, एक बार जैविक यानी कि शिक्षा का एक बार जन्म, और दूसरी बार शिक्षा, उपनयन संस्कार, शिक्षा, तो द्विज और शिक्षा का अधिकार होगा इन्हें, और इन्हें एक पवित्र धागा पहनने को पड़ेगा, वो जनेऊ होगा, और इधर वो नहीं होगा। तो इससे पता चल जाएगा जो जनेऊ पहना है वो आर्यजन है, और जो जनेऊ नहीं पहना है वो अनार्यजन है। ये ऐसे समझ में अब हमें आ रहा है। थोड़ी दिक्कतें अब हमें समाज में, उत्तर वैदिक काल के समाज में नजर आ रही हैं, और ये जो पूरा विभाजन आया इसको थोड़ा सा दैवीय टच दिया गया, डिवाइन टच दिया गया, और बोला गया देखिए ये हमने नहीं बनाया, ये तो दैवीय है। और ऋग्वेद के 10वें बुक में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जोड़ दिया गया। पुरुष सूक्त मतलब मंत्रों का संग्रह है, कुछ मंत्रों का संग्रह, पुरुष सूक्त। और उसमें बोला गया कि देखिए एक विराट पुरुष है, मिथकीय चित्र, एक विराट पुरुष है, और उन विराट पुरुष के मुख से बने ब्राह्मण निकले ब्राह्मण, भुजाओं से निकले क्षत्रिय, जांघों से निकले वैश्य, और पैरों से निकले शूद्र। तो इस पूरे व्यवस्था को, जो वास्तव में सामाजिक व्यवस्था थी जिसको बनाया गया था, इसे दैवीय उत्पत्ति दे दिया गया कि ये भाई दैवीय उत्पत्ति पर है। और ये बोला गया ऋग्वेद का 10वां मंडल, और उसमें है क्या, पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में है एक मिथकीय चरित्र विराट पुरुष,
और विराट पुरुष के मुख से जन्मे ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। तो ब्राह्मण पुरोहितों वाला कार्य, मंत्र, यज्ञ, कर्मकांड वगैरह, क्षत्रिय फाइटर्स और रूलिंग क्लास, शासन करना, वैश्य पशुपालन, कृषि और टैक्स पे करना। टैक्स पेयर, ये मेन टैक्स पेयर यही है वैश्य। और शूद्र बोला गया भाई शूद्र आप लोग को तो लाया गया है पकड़ के हरा करके, तो ऐसा है ना कि आप ऊपर के तीनों वर्ण की सेवा करना है आपको। तो ये ऊपर के तीनों वर्ण की सेवा करने का काम इनको दे दिया गया कि आप जो बोला जा रहा है वो काम करिए। तो ये संरचना भी किससे जुड़ी हुई है? आर्थिकी से जुड़ी हुई है। जैसे 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 लेबर फोर्स की आवश्यकता बढ़ी तो शूद्रों को लाया गया इस तरह से, और इस पूरी व्यवस्था को बंद कर दिया गया। पहले तो बंद नहीं था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था बंद कर दी जाती है। मॉडल क्लोज्ड। यही था उत्तर वैदिक काल का समाज, ठीक है ना। कैसे बदल रहा है यह बात महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण बात यही है। तो और अब देखिए, जब उत्तर वैदिक काल का ना अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति भी बदलेगी। अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक तंत्र में भी बदलाव आएगा। अब देखिए राजनीतिक तंत्र में क्या है ना, उत्तर वैदिक काल में भूमि महत्वपूर्ण हो गई अब, क्योंकि कृषि बढ़ गया ना। भूमि महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि हो रहा है, और कृषि प्लस व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ गया। तो अब राजन जो है ना, राजन, तो अब राजन जन या कबीले के लोग अब यहां से शिफ्ट करेगा। राजन जन से शिफ्ट करेगा और वो भूमि या क्षेत्र विजय पे ध्यान देगा। अब वो गायों की रखवाली में रुचि नहीं लेगा, क्षेत्र विजय करेगा। और जब क्षेत्र विजय करेगा तो जन टूट के किस में बदलेगा? जनपद में बदलेगा, और जनपद फिर उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में तो हो ही रहा है कि अंत में जनपद थोड़े और बड़े हो जाएंगे और किस में बदल जाएंगे? महाजनपदों में विकसित होने लगे। विकसित हो ही गए, बल्कि विकसित हो गए। और हमें महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में कितने महाजनपद मिलते हैं? 16 महाजनपद। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों का उल्लेख पता चलता है। तो महाजनपद 16 महाजनपद बन गए और उनकी राजधानियां। तो देख रहे हैं ना, उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते राजनीतिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव आ गए। और जाहिर सी बात है कि जन से जब जनपद और जनपद से महाजनपद की तरफ बढ़ेंगे तो प्रशासन व कर प्रणाली जटिल होती जाएगी, और साथ ही साथ सेना भी तो जटिल होती जाएगी ना। ये बढ़ता जाएगा ना, सब कुछ लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन बढ़ेगा, कर प्रणाली बढ़ेगी, प्रशासनिक अधिकारी बढ़ेंगे। तो जो ऋग्वैदिक काल में पहले 3 अधिकारी होते थे राजा के पास, राजा, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। ग्रामणी मतलब लड़ाकू टोली का मुखिया। राजा है, पुरोहित है, सेनानी है और ग्रामणी है। अब तो प्रशासन में अब 12 अधिकारी हो जाएंगे, और इन्हें उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में क्या बोला गया है? रत्निन बोला गया है। रत्निन, 12 अधिकारी। तो सारी चीजें तो जटिल होती जा रही हैं। और अंत में उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते ये 16 महाजनपद की अवधारणा आ जा रही है, और उनकी राजधानियां, और वही राजधानियां जो हैं वही मुख्य रूप से नगर हैं। तो द्वितीय नगरीकरण और अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण।
तो इतने सारे बदलाव आ रहे हैं ना, तो ये हमें बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समझना होता है कि कैसे पूरे आर्यों के इतिहास में, वैदिक काल में, कैसे अर्थव्यवस्था बदल रही है, कैसे समाज बदल रहा है, कैसे राजनीति बदल रहा है और कैसे धर्म बदल रहा है। और धर्म भी तो बदलेगा ना, क्योंकि जब जीवन स्थायी होगा तो प्राकृतिक शक्तियों से डर थोड़ा कम हो जाएगा। अब जब तक मकान नहीं बना के रह रहे थे, घास फूस वाले मकान थे, तो इंद्र देवता से बहुत डरते थे। अब जब घास फूस के मकान की जगह मिट्टी के, कच्ची ईंटों के मकान बनने लगेंगे, तो अब थोड़ा जीवन में था, बरसों भैया बरसों रे मेगा बरसों, अब हम उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। तो इंद्र भगवान की इंपॉर्टेंस उत्तर वैदिक काल में घटेगी, ठीक है ना। इन लोगों की, कुछ देवताओं की इंपॉर्टेंस घटेगी और उत्तर वैदिक काल में कुछ देवताओं का इंपॉर्टेंस फिर बढ़ेगा, जैसे विष्णु जी, रुद्र, प्रजापति, ब्रह्मा जी, बाद में चल के प्रजापति। तो इन लोगों की महत्ता में वृद्धि होगी, इनके लिए प्रार्थनाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और वैदिक काल के जिन देवताओं के लिए ज्यादा प्रार्थनाएं थी, उनके प्रार्थनाओं में कमी आने लगेगी। तो आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आ रहा है वो धर्म को भी तेजी से प्रभावित कर रहा है। तो कुल मिला जुला करके निष्कर्ष ये आया हमारे हाथ में कि छठी और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बड़े बड़े परिवर्तन हुए, बड़े बड़े परिवर्तन। तो छठी या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व बड़े बड़े हलचलों या महान परिवर्तनों वाला समय था, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये वास्तव में प्रश्न है, ठीक है, आपके लिए, कि छठी या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय प्राचीन भारतीय इतिहास में बड़े बड़े हलचलों या महान परिवर्तनों वाला समय था। तो अगर हम निष्कर्षतः आज के इस सेशन का निष्कर्ष निकालें तो यहां तक आते आते जो भी हमने पढ़ा, यहां तक आते आते क्या हो जा रहा, देखिए। सबसे पहले नगरीकरण लेते हैं, लेकिन नगरीकरण आपको दूसरे नंबर का लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता था। तो यहां पर द्वितीय, तो लिख दिया हमने द्वितीय नगरीकरण, फिर अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण और धातु के सिक्के चलने लगे। और क्या कहा उन्होंने, हमने उन्हें, इतिहासकार कहते हैं, धातु के घायल या आहत सिक्के। इस पे हम लोग थोड़ा और विस्तृत चर्चा अपने अगले सेशन में करेंगे, जब और आगे के चैप्टर्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हो गया, द्वितीय नगरीकरण, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण, लोहे का बढ़ता प्रयोग, रोपण विधि द्वारा धान की खेती, सोलह महाजनपदों का उदय। तो सब कुछ जटिल होता गया, बड़े बड़े परिवर्तन हो गए, 16 महाजनपदों का उदय हो गया। तो ये निष्कर्षतः ये बातें हमें समझ में आ पा रही हैं कि क्यों हमने ये पढ़ा, 2 चैप्टर एक साथ, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें एक मुद्दे पे हमने कोई विस्तृत चर्चा नहीं की जितना एनसीईआरटी में दिया गया है। प्राचीन भारत रामशरण शर्मा ने, मैंने उतना आपको बता दिया, लेकिन ये एक स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये अत्यधिक जटिल एवं चर्चा का विषय है कि आर्यजन भारत के बाहर से मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी थे, वहां से वो प्रवास करते हुए ईरान, इराक, सीरिया होते हुए अफगानिस्तान, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ की तरफ आए हैं, या फिर वो यहीं के ही हैं, कहीं कभी बाहर से आए ही नहीं। तो इस पे तो बड़ी जबरदस्त चर्चाएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स चल रही हैं। और जो हित्ताइत की साइट मित्तनी या बोगज, कोई अभिलेख जिनको
आधार बनाकर रामशरण शर्मा ने बोला कि आर्यजन उधर से इधर हमारी तरफ आए थे, भारत की तरफ आए थे। इसको चैलेंज किया गया, हालांकि इसको सपोर्ट किया था अभी 4-5 साल पहले के एक रिसर्च में। हडर्सफील्ड विश्वविद्यालय है इंग्लैंड में, हडर्सफील्ड विश्वविद्यालय, वहां पे एक प्रोफेसर और उनकी टीम थी, प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स। उन्होंने पुरुषों के वाई क्रोमोसोम पे, भारत में, मध्य एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, पुरुषों के वाई क्रोमोसोम के एक जीन R1A पे अनुसंधान किया और बताया कि इस जीन का जो फैलाव हुआ है वो मध्य एशिया से हुआ है, जबकि भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने इसको चुनौती दी है और कई सारे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, और वैज्ञानिकों के एक दल का गठन किया गया है CCMB हैदराबाद में, जो ये पता लगाएगा कि और ज्यादा रिसर्च किया जाएगा कि भारत के मूल निवासी हैं आर्य या बाहर से आए हैं। ये बात 100% सुलझनी बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए ये 2 चैप्टर एक साथ, NCERT का प्राचीन भारत, प्रोफेसर रामशरण शर्मा रचित, आज के इस सेशन को हम अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन अभी हमारे कई सारे सेशंस बचे हुए हैं और इस संभव बैच के NCERT सीरीज में हम अपनी पूरी क्षमता के साथ आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप बराबर सहयोग करते रहें और लगातार पढ़ते रहें, वरना स्थिति क्या हो जाएगी, अजीगर और शुनशेप वाली स्थिति हो जाएगी। वो स्थिति मत आने दीजिएगा आप लोग, और मेहनत करिएगा और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी, बिल्कुल संभव है। इसीलिए बैच का ही, संभव बैच का गठन ही किया गया है कि एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी और जरूर चूमेगी। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपका फैकल्टी जावेद हक अब आपसे विदा लेता हूं, और अगले फिर ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग NCERT के 2-3 जो महत्वपूर्ण अध्याय आपस में जुड़े होते हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे, ताकि हम जल्दी इसको, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, लेकिन फिर भी अगर ऐसे एक चैप्टर लेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, तो ऐसे 2-3 चैप्टर लेकर के हम जल्दी थोड़ा करेंगे, ताकि आप और अधिक उत्पादकता और क्षमता के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा आप लोग, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।